चलिए गाइस, वेलकम बैक दोस्तों। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की अब हम थ्योरी देखेंगे। थ्योरी आपको आपकी जो किताबें रहेंगी उसके सबसे आखिरी में आपको थ्योरी के नाम से एक पोर्शन मिलेगा 15-20 पेजेस का, वहां पर थ्योरी दी रहेंगी। राइट दोस्तों, इस थ्योरी में हम कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी समझ चुके हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ मर्जर। मुझे नहीं लगता अब उम्र के इस पड़ाव पर मैं आपको समझाऊंगा कि टाइप्स ऑफ मर्जर आखिर क्या होते हैं। फिर इसके बाद व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मर्जर या फिर रैशनले फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, आखिर कंपनीज क्यों मर्ज होती है, हम पहले ही दिन डिस्कस कर चुके थे। राइट जो मेन दोस्तों डिस्कशन करना है आपको और मुझे, वो अब हम यहां पर देख रहे हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन से रिलेटेड। तो आते हैं हम इस पर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की थ्योरी पर। सबसे पहला दोस्तों, काफी सारी टर्मिनोलॉजीज रहती जैसे कि एक्विजिशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, टेक ओवर। आखिर हर एक एक टर्मिनोलॉजी का इंडिविजुअली अपने आप में मीनिंग क्या है वो हम यहां पर देख रहे हैं। राइट एक्विजिशन का आखिर मीनिंग क्या होता है, हम एक्विजिशन और मर्जर में ना डिफरेंस समझ रहे हैं। मेनली हम क्या कर रहे हैं, एक्विजिशन में और मर्जर में डिफरेंस समझ रहे हैं। राइट अगर आप इन दोनों वर्ड्स को फील करोगे ना, एक्विजिशन और मर्जर, है ना, तो ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस समझ आने लगेगा। दोस्तों मैं दो नाम आपके सामने रख रहा हूं, आप मुझे बताना आइडेंटिफाई करके कि इन दो में से कौन सा मर्जर है और कौन सा एक्विजिशन है। वॉलमार्ट इनकॉर्पोरेशन ने फ्लिपकार्ट को खरीदा, ये हुआ एक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील। वोडाफोन और आइडिया, राइट, ये हुआ एक और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील। राइट इन दोनों में से मर्जर कौन सा है, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट मर्जर है या वोडाफोन और आइडिया मर्जर है? वोडाफोन और आइडिया इज मर्जर। राइट यानी मर्जर का मतलब क्या होता है, दो एंटिटीज कंबाइन हो जाती है, अपने ऑपरेशंस को इंटीग्रेट कर लेती है और अब उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज नहीं रह जाती है, वो होता है मर्जर, है ना। एक्विजिशन के अंदर क्या होता है कि आप सिर्फ एक कंपनी पर अपनी होल्डिंग बना लेते हो। यानी वॉलमार्ट ने प्रिसाइसली क्या करा था, फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर थे, ओनर थे, प्रमोटर थे, उनसे उनकी 70% शेयर होल्डिंग खरीद ली और अब वॉलमार्ट है, अब फ्लिपकार्ट हैज बिकम सब्सिडियरी ऑफ वॉलमार्ट। दैट इज अ केस ऑफ एक्विजिशन। यानी एक्विजिशन में कंपनी फ्लिपकार्ट अभी भी कंटिन्यू कर रही है, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही है, बस कंट्रोल किसका बन गया, उसका, उस पर वॉलमार्ट का। राइट तो देखते हैं यहां पर क्या डिफरेंस है। सो फ्लिपकार्ट एंड वॉलमार्ट इज एक्विजिशन, और क्या लिखा हुआ एक्विजिशन का मीनिंग, व्हेन बोथ स्टिल स्टैंड्स एज सेपरेट एंटिटीज आफ्टर द डील। इज दैट क्लियर? लेकिन मर्जर के केस में इट्स अ फ्यूजन ऑफ टू कंपनीज, और अब ये दोनों कंपनीज सीजेस टू बी डिस्टिंक्ट एंटरप्राइजेस। क्या क्लियर है सबको? ओके रिकंस्ट्रक्शन आखिर क्या होता है? तो दोस्तों रिकंस्ट्रक्शन दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दूसरा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। जो हमने पढ़ा था वहां पर प्रैक्टिकल में वो क्या था, वो था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जब कंपनी खुद से अपने डेट वालों से बात करे, अपनी इक्विटी वालों से बात करे, क्रेडिटर्स से बात करे, ये होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, लेकिन अगर आप एक नई कंपनी क्रिएट कर देते हो, हाँ, क्योंकि जो पुरानी कंपनी, इसके ऊपर न जाने कितने सारे लीगल केसेस भी लगे हुए हैं, मतलब बहुत सारी इसके अंदर प्रॉब्लम है। यानी आप देख रहा है कि इसका तो कुछ भी भला नहीं हो सकता, मतलब ये तो बंद ही होकर रहेगी कंपनी। तो एक नई कंपनी क्रिएट की जाती है और उस नई कंपनी को हमारी एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज ट्रांसफर की जाती है ताकि वो क्लीन स्लेट के साथ शुरुआत कर सके। तो ये जो नई कंपनी का कंस्ट्रक्शन हम करते हैं बाय ट्रांसफरिंग द एसेट्स ऑफ द ओल्ड कंपनी एंड लायबिलिटीज ऑफ द ओल्ड कंपनी, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। हो दोनों में सेम रहा है, बस वहां कंपनी के अंदर हो रहा है, यहां पर एक नई एंटिटी क्रिएट करके उसमें सारी चीजें ट्रांसफर की जा रही है। राइट इंटरनल या एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत उन्हीं कंपनीज को लगती है जिनका प्रोडक्ट में दम है, बट उनके ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटीज अभी इतनी सारी है कि वो खुद से तो कभी अपने आप पर से तो प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। राइट तो कुछ इन्वेस्टर्स होंगे जो कि पैसा डालना चाह रहे, बट उनका कहना नहीं, हम आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी में पैसा नहीं डालेंगे, इसमें तो बहुत सारे लीगल झमेले, हम इसमें नहीं पड़ना चाहते, हमें तो नई एंटिटी कोई क्रिएट करके दो, उसमें हम पैसा पंप इन कर देंगे और वो नई एंटिटी को आप अपने जो एसेट्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं वो आप सेल कर दो। राइट जरूरी नहीं कि 100% ऑफ द प्रोजेक्ट सेल किए जाए, जो प्रोजेक्ट वो सिलेक्टिवली आइडेंटिफाई करेगी, ये 5 प्रोजेक्ट आप वहां पर नई एंटिटी में ट्रांसफर कर दो। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। सो यू वाइंड अप द एक्जिस्टिंग कंपनी एंड ट्रांसफर इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू अ न्यू कंपनी। टेक ओवर, टेक ओवर, टेक ओवर भी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस ही होता है, लेकिन ये होता है जबरदस्ती। ये क्या होता है? जबरदस्ती। सो टेक ओवर इज व्हेन एक्विजिशन इज कैसा? अनफ्रेंडली एंड होस्टाइल, यानी कि हम तुझको उठाकर ले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट?
टेक ओवर, यानी अनफ्रेंडली तरीके से अगर आप किसी कंपनी को अक्वायर कर रहे हो, इसको क्या टर्म दिया जाता है? टेक ओवर। इंडिया में दोस्तों अभी तक का एकमात्र जो होस्टाइल टेक ओवर है, यानी बड़ा होस्टाइल टेक ओवर, वो आप में से अगर किसी को याद हो तो लार्सन एंड ट्यूब्रो, LNT नाम की कंपनी ने एक कंपनी को अक्वायर किया था, माइंड ट्री करके एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी। LNT ने माइंड ट्री का एक्चुअली जबरदस्ती होस्टाइल टेक ओवर कर लिया, यानी माइंड ट्री के जो प्रमोटर्स थे, ओनर्स थे ना, उनकी मर्जी नहीं थी, लेकिन LNT ने उसको आइडेंटिफाई करा, दैट्स द टारगेट कंपनी, और उन्होंने उसको जबरदस्ती एक्वायर कर लिया। अब आप यही सोच रहे होंगे कि कोई किसी कंपनी को जबरदस्ती कैसे एक्वायर कर सकता है, तो हाँ, उसके शेयर्स खरीद कर, राइट। अब दोस्तों एक बात बताइए, जब हम उस कंपनी को जबरदस्ती एक्वायर करने जाएंगे, है ना, तो एक कंडीशन होती है, वो मीट होनी चाहिए, तो ही आप किसी को जबरदस्ती एक्वायर कर सकते हो। उसके जो ओनर्स होने चाहिए, प्रमोटर्स होने चाहिए, उनकी शेयर होल्डिंग का परसेंटेज कम होना चाहिए, 50% से कम, 40%, 30%, और ऐसी कई सारी कंपनीज होती है जिसमें प्रमोटर शेयर होल्डिंग काफी लो होती है, तो ही आप उसे अनफ्रेंडली तरीके से टेक ओवर कर सकते हो। अभी और होगा इसके बारे में डिस्कशन आगे, मतलब आगे पूरा डिस्कशन ही इसके बारे में है। अगर ऑलरेडी प्रमोटर के पास 60, 70, 75% है, तो आप जबरदस्ती कैसे उठाओगे उस कंपनी को प्रमोटर की मर्जी के बिना, है ना। तो अनफ्रेंडली टेक ओवर सिर्फ उन्हीं कंपनीज का हो सकता है जहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी कम हो, है ना। हमारे इंडिया में ये अनफ्रेंडली टेक ओवर्स, होस्टाइल टेक ओवर बहुत कम होते हैं, क्योंकि इंडिया में प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग परसेंटेज ज्यादा होता है। अगर आप अमेरिकन कंपनीज का देखोगे ना, जैसे एप्पल, तो एप्पल के प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग परसेंटेज बहुत कम दिखेगा। गूगल, वॉलमार्ट, इन सबके प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग परसेंटेज काफी लो है। मालूम कितने लो है? 5%, 10%, 15%, 20%, बस इतना ही होता है इनके प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग। जैसे इन्फोसिस, तो इन्फोसिस के जो प्रमोटर्स है मिस्टर नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकानी जी, एंड देयर वर 6 प्रमोटर्स, राइट। तो उनके पास कोई ऐसा 70-80% शेयर्स नहीं रखे हैं, सबके मिलाकर कुछ ऐसे 20% के आसपास शेयर्स रखे हैं प्रमोटर्स के पास। बाकी सब शेयर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, FIIs के पास है, म्यूचुअल फंड्स के पास है, या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास है। तो ऐसी कंपनीज का होस्टाइल टेक ओवर कर पाना पॉसिबल है, राइट। LNT का और माइंडट्री का मैं आपको आगे जाकर एग्जाम्पल भी दूंगा कि उन्होंने किस तरीके से उस कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश करी, और फिर ये भी जानेंगे कि LNT फिर इसमें सफल हो पाया या नहीं हो पाया। ओके, क्योंकि आप समझ रहे हो कितना रिस्क होगा ना, उस कंपनी को आप जबरदस्ती उठा रहे हो, और कभी वो बाय चांस फेलियर हो गया तो आपका काफी सारा करोड़ों का नुकसान भी उसमें हो सकता है, राइट। तो मेनली जो आप और मैं यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं वो टेक ओवर स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी अपने आप को एक्वायरर मान लीजिए, यू आर एन एक्वायरर, यू आर ए कैश रिच कंपनी, आपके पास 10-15 हजार करोड़ का कैश बैलेंस रखा हुआ है, एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज। आप किसी कंपनी को खरीदना चाहते हो, मर्ज करना चाहते हो। और अभी मैं क्योंकि वर्ड टेक ओवर यूज कर रहा हूं, यानी हम कौन से तरीके से जाएंगे? अनफ्रेंडली तरीके से जाएंगे। यानी इसका सरल शब्दों में यह मतलब होगा कि पहले हमने बात से, फिर मुलाकात से, फिर उसके बाद वो कंपनी अगर नहीं मानी तो फिर हमने ये वाली स्ट्रेटेजीज लगानी है, ठीक है। देखें क्या क्या स्ट्रेटेजीज है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है दोस्तों स्ट्रीट स्वीप। अच्छा, एक बात और, जो आपसे एग्जाम में MCQs पूछे जाएंगे वो हो सकता है इससे पूछे जाए, उसकी प्रोबेबिलिटीज थोड़ी ज्यादा है। 2 तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, एक तो थ्योरी बेस्ड और दूसरा प्रैक्टिकल बेस्ड। मुझे नहीं लगता है कि प्रैक्टिकल बेस्ड में भी आप कोई गलती करोगे, मतलब गलती से गलती कर दो वो बात अलग है, बट प्रैक्टिकल तो हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो प्रैक्टिकल बेस्ड MCQ आ जाए तो वो तो फोड़ देंगे अपन, राइट। थ्योरी बेस्ड MCQ में वो आपसे पूछ सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि बताइए ये स्ट्रीट स्वीप है या फिर ये वो है, एंड यू वुड नीड टू कोरिलेट कि आखिर ये कौन सा वाला टेक ओवर स्ट्रैटेजी। समझते हैं दोस्तों आखिर स्ट्रीट स्वीप क्या होता है। सपोज करें कि हम हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो, हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू है 3-4 लाख करोड़ रुपए, एंड वी आर अ कैश रिच कंपनी, हमारे पास कैश रखा हुआ है और हमें किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को टेक ओवर करना है। हम सबसे पहले तो ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी देखेंगे जिसका प्रमोटर शेयर होल्डिंग परसेंटेज कम हो, क्योंकि वो ज्यादा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आपको फ्रेंडली तरीके से उनसे बातचीत करके ही उनकी कंपनी, उनकी राजी मर्जी से ही आप उनकी कंपनी ले सकते हो, अदरवाइज कैसे लोगे, ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि माइंड ट्री टेक्नोलॉजीज नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग परसेंटेज कम है, राइट। अब देखना आपने क्या किया, आपने कहा एक काम करो, ओपन मार्केट शेयर बाजार में ये कंपनी लिस्टेड है, LNT क्या करे, उसके शेयर्स साइलेंट, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं बोलना, बस शेयर्स धीरे 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 धीरे
खरीदते जाना है बाजार से, धीरे 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 स्लोली शेयर्स आपको खरीदते जाना है। किसी दिन 10-20 हजार शेयर्स खरीदे, किसी दिन 25-50 हजार शेयर्स खरीदे, शेयर मार्केट डाउन हुआ, कंपनी का शेयर गिर गया तो उस दिन थोड़े से ज्यादा शेयर खरीद लिए, 1,00,000-2,00,000, और ऐसे करके ना अपना परसेंटेज होल्डिंग बढ़ाते जाना है, अपना परसेंटेज होल्डिंग बढ़ाते जाना है, राइट। इसके बाद रफली जब आप 15-17% या 20-22% जब उस कंपनी के शेयर्स खरीद लो, है ना, आप न्यूज में तो आ जाओगे, सुर्खियों में तो आ जाओगे कि यार ये कंपनी उसके शेयर्स क्यों खरीद ले, तब कुछ नहीं बोलना, जनता को बोलना बस वो एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस हम तो खरीद रहे हैं, हमारा बाकी और कोई इंटेंशन नहीं, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ताकि लोग जैसे नहीं शेयर खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, वैसे कंपनी के पास कैश है तो कंपनी ने डिप्लॉय कर दिया, राइट। दोस्तों इसके बाद ओपन ऑफर नाम की एक चीज होती है, क्या बोल दिया मैंने, ओपन ऑफर। ओपन ऑफर का मीनिंग क्या होता है वो समझे। जब आपने किसी कंपनी के 25% शेयर्स खरीद लिए, कितने परसेंट, 25%, तो फिर उसके बाद सेबी कहता है कि खबरदार अब आप इससे ऊपर शेयर्स नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते पहले वो समझते हैं, है ना। क्योंकि सपोज करें कि आप लोग माइंड ट्री के शेयर होल्डर से 2 मिनट के लिए, है ना, तो आपने माइंड ट्री कंपनी के जब शेयर्स खरीदे होंगे आईटी कंपनी के, तो आपने प्रमोटर्स को देखा होगा एंड सो ऑन। अब एकदम से चेंज इन कंट्रोल, मतलब यार 25% शेयर किसी और व्यक्ति ने आकर खरीद लिए, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज इन कंट्रोल। और हो सकता है आप नए मैनेजमेंट से उतने संतुष्ट ना हो जितने आप पुराने मैनेजमेंट से संतुष्ट हो। मतलब आपने तो एज एन इंडिविजुअल रिटेल शेयर होल्डर आपने तो उस कंपनी के प्रमोटर को देखकर शेयर खरीदे माइंड ट्री, और अब तो पूरा काया पलट होने वाली कंपनी की, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने जब रिलायंस के शेयर खरीदे तो मैंने किनको देखा, मुकेश अंबानी जी। मैंने देखा बंदा जहां हाथ डालता है वहां सोना निकलता है, कंपनी के शेयर अपने को खरीदने। अब अगर कोई आकर रिलायंस के एक्विजिशन करता है, यानी प्रमोटर्स चेंज होते हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा ना। तो उससे पहले मुझे एक एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, मुझे एग्जिट दो भाई, मुझे नहीं जम रहा आपका है। तो सेबी कहता है कि अगर आपने किसी कंपनी के 25% से ज्यादा शेयर्स 25% शेयर्स खरीद लिए, तो आपने ओपन ऑफर की लिमिट को टच कर दिया है, यानी अब इससे ऊपर आप शेयर नहीं खरीद सकते हो। पहले आपको पब्लिक जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं उनको ओपन ऑफर फ्लोट करना पड़ेगा, और ओपन ऑफर की अपने आप में गाइडलाइंस है कि वो किस प्राइस पर आपको ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। डेफिनेटली वो आपको प्रीमियम पर लाना पड़ेगा, यानी अगर माइंडट्री का शेयर 800 रुपए में चल रहा है तो आपको 1100 रुपए ऑफर करने पड़ेंगे। और पब्लिक शेयर होल्डर्स को भी एग्जिट की अपॉर्चुनिटी की अब आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप अपने शेयर्स दे दो और 1100 रुपीज रखो, और या फिर आपको लगता है नहीं हम तो एलएनटी के अंडर भी कंटिन्यू कर लेंगे, तो फिर आप अपने शेयर टेंडर मत करो। बट यूजुअली जो शेयर होल्डर्स होंगे वो शेयर टेंडर, यार अपन कौन इतने सगे होते ना कंपनी के कि नहीं यार हम तो कंपनी के साथ रहेंगे, जिएंगे साथ मरेंगे साथ। अपन तो क्या 800 के बदले में कितना दे रहा है अगला, 1100 दे रहा है, तो अपन पैसे लेकर निकलो, बाद में दूसरे शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट। तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डर्स क्या कर लेते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। ऐसा करने से एलएनटी का शेयर होल्डिंग परसेंटेज और इंक्रीज हो जाएगा, और कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। ये जो पूरी स्ट्रेटेजी, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीट स्वीप। स्ट्रीट स्वीप यानी बाजार से हमने उनके सारे शेयर सोर लिए, प्रमोटर तक तो हम गए भी नहीं, और इसके बाद जाकर प्रमोटर को बोलते देख लो अब आप बन तो चुके हो माइनॉरिटी, कंपनी तो हमारी, मैनेजमेंट हमारा, कंट्रोल हमारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारी सीट्स ज्यादा होंगी एंड सो ऑन, राइट। तो फिर धीरे से प्रमोटर्स भी हताश निराश होकर अपने शेयर्स हमें हैंड ओवर कर देते हैं। अनफ्रेंडली तरीका हुआ यार, कंपनी बेचारी किसी और की थी, है ना, और आपने बाजार से उसके शेयर खरीद लिए, फिर ओपन ऑफर लेकर आ गए, राइट। सो दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रीट स्वीप। दोस्तों देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अक्वायरिंग कंपनी एक्यूमुलेट्स लार्जर नंबर ऑफ शेयर्स एंड टारगेट बिफोर मेकिंग एन ओपन ऑफर। ठीक है, ओके, ये होती है स्ट्रीट स्वीप स्ट्रेटजी, और एग्जैक्टली यही स्ट्रेटेजी एलएनटी ने लगाई थी किस पर, माइंड ट्री पर। अब वो सक्सेसफुल हो पाई या नहीं हो पाई, एक बार देखें। तो हम आते हैं दोस्तों यहां पर, और L&T, लार्सन ट्यूब्रो और माइंड ट्री, है ना, एक्विजिशन। ओके, तो यहां पर, और ये देखो क्या लिखा है, ये लाइव मिंट की न्यूज पढ़ो। विद 60% स्टेक L&T कंप्लीट्स इट्स होस्टाइल टेक ओवर ऑफ माइंड ट्री। मैं इस न्यूज पर क्लिक करता हूं दोस्तों, इस न्यूज को आप देखेंगे, L&T bought 31% additional stake through an
ओपन ऑफर, यानी पहले तो उन्होंने स्ट्रीट स्वीप लगाया, लगभग 20% के आसपास उन्होंने शेयर लिए, फिर उसके बाद उन्होंने ओपन ऑफर फेंका जनता को, तो जो पब्लिक शेयर होल्डर्स थे उन्होंने देखा अच्छी प्रीमियम पर हमारे शेयर जा रहे, सबने अपने अपने शेयर टेंडर कर दिए, और उसके बाद जो प्रमोटर्स हैं उनके पास गए और बोला अब अपने शेयर देने चाहते हो तो हमें दे दो, बन तो हम गए हैं कंपनी के मालिक। ये देखिए दोस्तों, एल&टी गेन्ड अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन माइंडट्री रेजिंग इट्स स्टेक टू कितना 60%, राइट। और देखो क्या लिखा है, सक्सेसफुली कंक्लूडिंग इंडियाज फर्स्ट होस्टाइल टेक ओवर। तो दोस्तों यहां पर ऑफ ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, यहां पर ये हमारा पहला ऐसा होस्टाइल टेक ओवर था, और इंडिया में बहुत कम होता है क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी प्रमोटर्स का होल्डिंग परसेंटेज ज्यादा होता है, राइट, या बचा हुआ दूसरों के पास भी होता है, तो वो सब फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ही बहुत सारे रहते हैं प्रमोटर्स के जिनके पास शेयर होते हैं। लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं होता, फॉरेन में प्रमोटर्स के होल्डिंग परसेंटेज बहुत कम होते हैं, तो वहां होस्टाइल टेक ओवर्स ज्यादा होते हैं, राइट। ये देखिए दोस्तों यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये देखिए क्या लिखा है यहां पर, पहला पैराग्राफ पढ़िए। डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम माइंडट्रीज प्रमोटर्स, एल&टी मैनेज्ड टू गेट इनफ पब्लिक शेयर होल्डर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनी टू टेंडर देयर शेयर्स एट ₹980 a piece एंड कंप्लीट द ऑफर। इन्हें प्रमोटर्स राजी थे या नहीं थे? प्रमोटर्स राजी नहीं थे, लेकिन उनके बिना मर्जी के भी उन्होंने एल&टी ने कंपनी को उठा लिया, और रफली अभी आज की तारीख में 66 to 68% होल्डिंग एल&टी की। कंपनी का नाम भी बदल दिया गया, अब कंपनी का नाम है एल&टी माइंडट्री। तो यहां पर आप देखें और कुछ खास मिल रहा है क्या? हाँ, इसमें एक और चीज होती है, क्या किया जाता है, ये जो एल&टी होती है ऐसा नहीं कि बाजार निकल के वो झोला लेकर और शेयर खरीदें, ये सब पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। जो माइंडट्री के जो की शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास शेयर्स ज्यादा है, उनसे पहले ही मीटिंग हो जाती है कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, आप इसमें हमें सपोर्ट करेंगे क्या। सो वन ऑफ द शेयर होल्डर यहां पर एक था जिसका अच्छा खासा शेयर होल्डिंग था, उससे पहले ही बातचीत कर ली गई थी, और रफली 20-25% के आसपास स्टेक था, उससे पहले ही बातचीत कर ली गई थी और उसने अपने शेयर्स टेंडर कर दिए, राइट। तो इस तरीके से काम हुआ है ना। ये देखो क्या लिखा है, पोस्ट द टेक ओवर एल&टी इज मोस्ट लाइकली टू चेंज द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। वो तो ऑब्वियसली उनका कंट्रोल आ गया, वो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट तो एग्जिस्टिंग प्रमोटर का सगा होगा, उसको बाहर निकालेंगे, अपना मैनेजमेंट वहां पर बिठाएंगे। क्या आप समझ गए दोस्तों यहां पर एल&टी। और ये देखिए इन सब ने ये अपने शेयर्स टेंडर कर लिए। ये देखो ऑलमोस्ट ऑल द लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव सोल्ड देयर स्टेक्स टू एल&टी इन द ओपन ऑफर। सिंगापुर वालों ने खरीद रखे थे 10%, दे दिए, यूटीआई म्यूचुअल फंड ने खरीद रखे थे, दे दिए, एंड सो ऑन, राइट। ओपन ऑफर जब दिया गया था तो माइंडट्री ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है, माइंडट्री सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स तक कम्युनिकेशन कर सकता है कि नहीं नहीं मत आप उस ओपन ऑफर में टेंडर करो, ये हम अच्छे से चला रहे कंपनी को, तो वैसे पब्लिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक इज नॉट गोइंग टू लिसन। पब्लिक देखते हैं 600 रुपए का शेयर, अगला 980 दे रहा है, खेल खत्म, अभी प्रमोटर बोलेगा उसकी जगह। तो ये देखो ना कितने बड़े बड़े शेयर होल्डर 10% सबने अपने अपने शेयर टेंडर कर दिए। तो दोस्तों ये होता है, ये हमने क्या देखा, स्ट्रीट स्वीप। समझ में आई आपको टेक ओवर स्ट्रेटेजी विद रियल लाइफ एग्जांपल। एल&टी ने तो सक्सेसफुल हो पाई या नहीं हो पाई? हो पाई, 66 से 68% होल्डिंग उन्होंने एक्वायर कर ली, राइट। अभी वो जो प्रमोटर्स है ना बेचारे माइनॉरिटी बनकर बैठे हैं। ये है दोस्तों पहला तरीका होस्टाइल टेक ओवर का, है ना। दूसरा तरीका है होस्टाइल टेक ओवर का, एंड दैट इज बेयर हग। अब ये जो स्ट्रीट स्वीप है ना दोस्तों स्ट्रीट स्वीप है ना, इसमें एक बहुत बड़ी रिस्क ली थी एल&टी ने। बता सकते हैं क्या रिस्क है? सबसे पहले तो उसने बाजार से शेयर खरीदे थे, लगभग 20% होल्डिंग खरीदना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब उतने में रफली उनके 5 से 6 हजार करोड़ रुपए तो पहले ही लग चुके थे, और कोई एश्योरेंस नहीं था कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं। हो सकता है जिन लोगों से आपने पहले बात करी थी उनसे प्रमोटर जाकर बात कर ले और वो लोग बदल जाए, मतलब तो आपके तो वो शेयर्स जो खरीदे हुए और आपने तो अच्छे अच्छे भाव में खरीदे होंगे, थोड़ा बढ़ा बढ़ाकर भाव खरीदे होंगे, क्योंकि ज्यादा शेयर्स खरीदने तो भाव बढ़ जाते हैं उसके। तो हो सकता है कि आप फंस जाओ, यानी कि आपका होस्टाइल टेक ओवर सक्सेसफुल नहीं हो पाए स्ट्रीट स्वीप मोड में, उसके प्रोबेबिलिटीज होती हैं, चांसेस होती हैं। तो इसका दूसरा तरीका क्या है, सामने वाली जो टारगेट कंपनी ना उसको साइकोलॉजिकली से डराओ, मैं आ जाऊंगा और तुम्हें अपने आगोश में ले लूंगा। यानी जाकर उसे बोलो कि देखो, या तो चुपचाप माइंडट्री के प्रमोटर्स अपने शेयर्स हमारे हवाले कर दो, और अगर खबरदार जो नहीं किए तो पहले तो बाजार से शेयर खरीदेंगे, फिर ओपन ऑफर लेकर आएंगे। यानी टारगेट कंपनी बोलती है इसका मतलब है कि आप स्ट्रीट स्वीप कर दोगे, एक्वायरर कहता है हां,
या तो मैं स्ट्रीट स्वीप कर दूंगा तुम्हें, और या फिर चुपचाप मैं अभी तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि अपने शेयर्स चुपचाप मुझे हवाले कर दो। यानी यहां पर हम ओपन ऑफर लेकर आते हैं, धमकी देते हैं, धमकी देते हैं। तो धमकी देना इज कॉल्ड एज बेयर हग, राइट। सो अक्वायरर थ्रेटन्स टू मेक एन ओपन ऑफर, और जो टारगेट कंपनी वो कहती कि अरे यार कभी अगर ऐसा हो गया, इन्होंने स्ट्रीट स्वीप कर लिया, शेयर्स खरीद लिए और बाकी शेयर होल्डर इनको हैंड ओवर कर दिया, तो बाद में हम तो माइनॉरिटी बन जाएंगे और फिर बाद में तो हम टेंडर भी करेंगे अपने शेयर, ये लोग खरीदेंगे नहीं, एंड सो ऑन। तो क्यों ना अपन चुपचाप, इतनी बड़ी कंपनी बोल रही है, बजाय कि पब्लिक शेयर होल्डर्स का फायदा करें, अपन ही अपने शेयर्स इन्हें टेंडर कर दो, राइट। दिस इज कॉल्ड एज बेयर हग। देखो ना क्या लिखा है, अक्वायरर थ्रेटन्स टू मेक एन ओपन ऑफर, हेंस बोर्ड ऑफ टारगेट कंपनी अग्रीज टू अ सेटलमेंट विद द अक्वायरर, कि ठीक है हम हाँ करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। यानी स्ट्रीट स्वीप में तो ओपन ऑफर आ जाता है, लेकिन यहां ओपन ऑफर की सिर्फ धमकी से ही काम हो जाता है। तो धमकी से काम हो जाए, दैट इज बेयर हग, और नहीं माने तो फिर स्ट्रीट स्वीप। इज दैट क्लियर? ओके। ये नहीं, मतलब इसका तो मुझे ऐसा कोई ध्यान नहीं है एक्चुअली। ये जो सारी टेक ओवर स्ट्रेटेजी सब होस्टाइल है, ये उतनी आसान नहीं है। मतलब आपको फ्रेंडली तरीके से ही करना पड़ता है, तो वो तो फ्रेंडली में ही कन्वर्ट हो जाएगा ना, समझे आप। यानी अल्टीमेटली वो मान जाएगा। तो वो हमने बेयर हग स्टाइल लगाई, मतलब हमने उसको थ्रेटन करा, वो बात तो सामने आएगी ही नहीं कि उन्होंने थ्रेटन करा था। वो तो यही आएगा कि बातचीत चल रही थी और बिल्कुल दोनों जब डील करके बाहर निकलेंगे मुस्कुराते हो, फोटो खींचेंगे कि हमारी डील हो गई। वो अंदर मालूम नहीं कि वो अक्वायरर चमका रहा था। ओके। इसके बाद दोस्तों तीसरा टेक ओवर स्ट्रेटेजी होता है, दैट इज स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस का मीनिंग क्या होता है कि एक अक्वायरर कंपनी हमें टेक ओवर करने आई है, बजाय कि हम उसका टारगेट बने, बजाय कि हम उसका टारगेट बने, हम यहां पर फ्रेंडशिप का हाथ उसके आगे बढ़ा देते हैं, है ना। ये बिल्कुल वही है कि यार मतलब यार उसने प्रपोज किया तो इसने क्या बोल दिया कि हम तो अच्छे दोस्त हैं। तो यहां पर स्ट्रेटेजिक अलायंस का मीनिंग क्या है कि अक्वायरर कंपनी टारगेट कंपनी को अक्वायर करने आई, लेकिन टारगेट कंपनी ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि बजाय कि आप हमें अक्वायर करें, भाई आप हमें अक्वायर करके आप क्या पर्पस हासिल करना चाहते हो एल&टी, कि आपका कंट्रोल हो हमारे ऊपर और आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में फायदा मिले, तो क्यों ना हम एक स्ट्रेटेजिक अलायंस करें, हम ज्वाइंट बिडिंग करेंगे प्रोजेक्ट्स की, और जो भी ज्वाइंट बिडिंग से फायदा होगा उसकी हम शेयरिंग कर लेंगे। यानी मेनली वो आपको अक्वायर करने आया था, बट यू कन्वर्टेड इट इनटू काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप, और यू कन्वर्टेड इट इनटू काइंड ऑफ अ जॉइंट वेंचर, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक अलायंस। सो ऑफरिंग अ पार्टनरशिप रेदर देन अ बाय आउट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक अलायंस, राइट। दोस्तों एयरलाइंस कंपनीज में काफी सारे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं, जैसे कि विस्तारा हुआ, तो दैट्स अ स्ट्रेटेजिक अलायंस। यानी बजाय कि आप दोनों एक दूसरे को अक्वायर करें, दोनों ऑपरेट कर लें। सपोज आप अपनी ज्योग्राफीज सेपरेट कर लीजिए कि डोमेस्टिक एयरलाइंस हम उड़ाएंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आप उड़ाएंगे, और हम पैसेंजर्स इधर से उधर शिफ्ट करेंगे। सो दैट्स अ स्ट्रेटेजिक अलायंस, ठीक है। इसके अलावा एक और टेक ओवर स्ट्रेटेजी होती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रांड पावर। अब इसका एग्जांपल देता हूं मैं, ब्रांड पावर का क्या एग्जांपल हो सकता है। दोस्तों एक कंपनी है इंडिया में, टाटा कॉफी लिमिटेड, है ना। टाटा कॉफी लिमिटेड नाम से पता चल रहा है, टी एन कॉफी बनाते हुए जो टेटले चाय और वो शायद ताजमहल, ये सब इन्हीं की ब्रांड से, टाटा की ताजमहल चाय है ना, वो टाटा का ब्रांड है ना। ओके दोस्तों, टाटा ने कहा कि जब हम टी और कॉफी तो बनाते ही हैं, है ना, तो क्यों ना हम हमारे खुद के कैफेज ओपन कर लें, है ना, स्टारबक्स एंड सो ऑन, राइट। तो हम खुद के कैफे ओपन कर लें, लेकिन खुद के कैफे ओपन करना यानी इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। उसकी बजाय उन्होंने क्या करा, उन्होंने अप्रोच करा कैफे कॉफी डे को, सीसीडी कैफे कॉफी डे को उन्होंने अप्रोच करा कि क्यों ना हम मर्ज हो जाएं, हम इधर एक तरीके से वर्टिकल इंटीग्रेशन जैसा भी हो जाएगा कि हम टी और कॉफी मैन्युफैक्चर करते हैं, वही आप लोगों को सर्व करते हैं। अब कैफे कॉफी डे ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम आपके साथ किसी तरह का कोई एक्विजिशन नहीं करना चाहते। अब टाटा कॉफी वालों ने दिमाग लगा, उन्होंने कहा ठीक है अब बैंड बजाते हैं, और देखना 2 साल बाद खुद ही चलकर हमारे पास आएंगे। उन्होंने फॉरेन फोन घुमाया, किसको, स्टारबक्स को, और बोला कि आपका फॉरेन में तो अच्छा खासा ही चलता है, स्टारबक्स बहुत फेमस है, हम टाटा कॉफी यहां पर आपका फ्रेंचाइजी लेकर आएंगे, हम आपके साथ पार्टनरशिप करते हैं। आपको मालूम होगा स्टारबक्स भी टाटा का ही, मतलब बहुत सारे बिजनेस टाटा के हैं ना, तनिष्क का शोरूम देख लोगे तो सब टाटा का, बहुत सारी चीजें टाटा की। तो ये स्टारबक्स भी किनका है, टाटा का है, राइट। तो उन्होंने क्या कर लिया, स्टारबक्स के साथ टाई अप कर लिया कि आपके कॉफी, आपका ब्रांड हम इंडिया में चलाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज ब्रांड पावर। पता है इसके पीछे रीजन क्या है कि वो जो सीसीडी वाला सीधे से नहीं मांग रहा था ना, सीधे से नहीं मान रहा था वो,
अब हम उसको पहले कमजोर करेंगे, उसके कॉम्पिटिटर के साथ टाई अप करके, पार्टनरशिप करके उसको पहले कमजोर करेंगे, यानी उसको फाइनेंशियली वीक करेंगे, उसको लॉसेस में लेकर आएंगे, उसका मार्केट शेयर कब्जा करेंगे, और जब वो फाइनेंशियली वीक हो जाएगा फिर जाकर उसके दरवाजे पर खटखटाएंगे और बोलेंगे क्या हुआ, 2 साल पहले आए तो थे, चुपचाप आपने अपने आप को हमारे हवाले नहीं करा, अब हमने आपको फाइनेंशियली वीक कर दिया है, नाउ यू हैव टू हैंड ओवर योरसेल्फ टू अस बिकॉज नाउ यू आर on the verge of bankruptcy. This is called as what? Brand power. यानी जो आपकी टारगेट कंपनी, आप उसको वीकन कर देते हो, कैसे? किसी दूसरे ज्यादा स्ट्रॉन्गर ब्रांड के साथ टाई अप करके और बाद में आप उसको अक्वायर कर लेते हो. दिस इज स्ट्रेटेजी ऑफ ब्रांड पावर. क्या बात आई समझ में? ओके दोस्तों, क्या क्या हमने टेक ओवर स्ट्रेटेजीज पढ़ी? ये सारी होस्टाइल होती है ना, इसमें कोई प्यार मोहब्बत फ्रेंडली बातें नहीं चल रही है. सबसे पहला क्या पढ़ाया था मैंने आपको? स्ट्रीट स्वीप. समझ गए? बाजार से पहले बहुत सारे शेयर खरीद लो, फिर ओपन ऑफर ले लो, प्रमोटर देखता रह जाएगा वहां पर एसी ऑफिस में बैठा हुआ, और अपन उसका मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल ले लेंगे. दूसरा क्या था? बेयर हग, यानी कि उसको बता दो देख ऐसा अंजाम हो सकता है, तूने देखा ना एल&टी और माइंट्री, समझा? तो चुपचाप अपने शेयर्स हमारे हवाले कर दो. दैट इज बेयर हग, यानी थ्रेटनिंग टू मेक एन ओपन ऑफर, वो सामने वाली कंपनी दे दी. तीसरा क्या है? स्ट्रेटेजिक अलायंस, यानी कि दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दो और उसको पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दो, उसको जॉइंट वेंचर में कन्वर्ट कर दो बजाय कि मर्जर के. और चौथा क्या होता है? ब्रांड पावर, यानी कि किसी और स्ट्रॉन्गर ब्रांड के साथ टाई अप करना और अपनी टारगेट कंपनी को वीक कर देना, और फिर वो अपने आप ही अपने आप को हैंड ओवर कर देगी. ठीक है, ये सारी की सारी जो स्ट्रेटेजीज हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूं. अगर आप अक्वायरिंग कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो, अगर आप अक्वायरिंग कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये 4 तरीके. बाय चांस अगर आप टारगेट कंपनी के सीए हो और कोई एक अक्वायरर कंपनी जो स्ट्रीट स्वीप वाला तरीका लगा रही है, जो बेयर हग वाला तरीका लगा रही है, या फिर कोई ब्रांड पावर वाला तरीका लगा रही है, या फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस, तो आप अपने आप को डिफेंड कैसे करोगे? तो अब आप सब अज्यूम कर लो कि हमारी कंपनी खतरे में है. खतरे में है मतलब कोई बाहर से एक्विजिशन का प्रपोजल भेज रहा है और होस्टाइल वे में हमें टेक ओवर कर लेता है. यानी आप और मैं सब अपन सब अज्यूम कर लो कि हम कंपनी के मैनेजमेंट है, प्रमोटर है, आप में से कोई डायरेक्टर है, आप में से कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, आप में से कोई अच्छा शेयर होल्डर है, कंपनी का फाउंडर है, प्रमोटर है, एंड सो ऑन. राइट, हम सब लोग है ना. हम यहां पर दोस्तों क्लासरूम में बंद हैं, हमारे पास 30% शेयर्स रखे हुए. कितने? 30%. और 70% शेयर्स हमारे पब्लिक में लिस्टेड, जिसमें से कुछ म्यूचुअल फंड के पास 10% शेयर्स है, किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास 15% है, पब्लिक के पास रखे, किसी के पास 100 शेयर, 200 शेयर. राइट, तो हम तो जानते हैं कि खतरा तो है, क्योंकि हमारी इकट्ठे मिलकर होल्डिंग कितनी है? 30% है. अब एक एक्वायरर आता है और हमें अपने आप को क्या करना है? डिफेंड करना है. ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आप अपने आप को कैसे कैसे डिफेंड कर सकते हो? तो आपने सन 1980 सन 1990 की मूवीज तो देखी होगी. वहां पर वो जो विलन रहता था वो हीरोइन को कैसे उठाकर ले जाता था. राइट, तो अब हीरोइन आखिर अपने आप को कैसे डिफेंड करेगी? तो एक तो तरीका है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने नहीं, तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी. विलन भी उसको बेइंतहा मोहब्बत करता है जितनी हीरो करता है. राइट, तो विलन को भी ऐसा डर लगेगा नहीं यार अगर इसने कुछ कर लिया तो क्या होगा. राइट, हमने देखा होगा ना ऐसे डराती ना हीरोइन. राइट, विलन को. राइट, ओके, तो एक तो तरीका है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी. राइट, दूसरा तरीका यह है कि बजाय कि ये जो विलन है ना, अभी हीरोइन कुंवारी है बजाय कि जो विलन उठाकर ले जाओ और जबरदस्ती 7 फेरे ले ले, उसकी बजाय ये हीरोइन क्या करे? या कोई और भी कोई भी और चलेगा, पर ये तो नहीं चाहिए. यानी बेसिकली अगर हम उसे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के एंगल से देखें तो टारगेट कंपनी बोलेगी कि ये तो खरीदना ही नहीं चाहिए, कोई और खरीद ले. राइट, अब ये हो सकता है कोई पुराना स्कूल फ्रेंड हो, यानी हमारी कोई फ्रेंडली कंपनी हो, या फिर कोई अनजान कंपनी भी हो. देखा होगा ना हीरोइन, कोई अनजान व्यक्ति कि मुझे बचा लो, ये है. राइट, ओके, तो ये एक और टेक्निक है. राइट, फिर एक होता है जहर की गोली, मैं मर जाऊंगी. राइट, यानी कि टारगेट कंपनी अपने आप को कंप्लीटली अनअट्रैक्टिव बना ले कि लो अब कर लो एक्विजिशन, अब तो कुछ बचा ही नहीं है. राइट, ओके, तो ये सारी होती है क्या हमारे पास? डिफेंसिव टैक्टिक्स. राइट, देखते हैं दोस्तों, ये जो मैंने आपको सब समझाया ना वही सारी यहां पर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में टारगेट कंपनी टैक्टिक्स लगाती है. देखते हैं क्या. तो डिफेंसिव टैक्टिक्स में हमारे पास सबसे पहली टैक्टिक क्या होती है?
डाइवेस्टिचर। डाइवेस्टिचर का मीनिंग होता है कि अगर एल&टी नाम की कंपनी हमारी कंपनी यानी माइंडट्री को अगर खरीदने आ रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है, मतलब इतनी भी तो दूसरी भी तो कंपनीज थी आईटी कंपनीज, हम ही क्यों उसे पसंद आए, तो ऐसा हम में क्या है हम वो पहले पता करें। तो इन्होंने देखा कि ये जो माइंडट्री नाम की कंपनी है ये टेलीकॉम के 4G और 5G में, यानी टेलीकॉम के इनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और एल&टी का कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि वो टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री लेना चाह रहा है। तो अब माइंडट्री पता है क्या कर सकता है, वो जो रीजन है जिसकी वजह से एक्वायरर हमें अक्वायर करना चाह रहे हैं वो रीजन ही कंपनी से बाहर निकाल दो। दिस इज कॉल्ड एज डाइवेस्टिचर। डाइवेस्टिचर का मतलब होता है स्पिन ऑफ, स्पिन ऑफ करना है, बाहर करना, सम डिवीजन टू रिड्यूस अट्रैक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस टू द एक्वायरर, राइट। इसका वन ऑफ द एग्जांपल्स हो सकता है, आपने आइशर मोटर्स नाम की कंपनी सुनी हुई है क्या? आइशर मोटर्स, आइशर मोटर्स ट्रक्स बनाता है, बसेस भी बनाता है, और आपको मालूम होगा ये जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स आती बुलेट वो भी आइशर मोटर्स ही बनाता है, राइट। और आपको ये भी पता होगा कि आइशर मोटर्स की जो मेन मार्केट वैल्यू है वो एक्चुअली ट्रक्स और बसेस की वजह से नहीं, वो तो सब नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलते, लॉस में चलते हैं वो सारे डिविजन्स, सिर्फ बुलेट में उनका अच्छा खासा प्रॉफिट होता है जिसकी वजह से उनकी कंपनी की वर्थ है। अब अगर कोई आइशर को खरीदने आता है तो आइशर समझ जाएगा जो हमें खरीदने आ रहा है वो क्यों खरीदने आ रहा है, ट्रक और बस की वजह से नहीं आ रहा है, रॉयल एनफील्ड की वजह से आ रहा है, बुलेट की वजह से आ रहा है, तो वो क्या करेंगे बुलेट वाला डिवीजन निकालकर बाहर कर देंगे। और ऐसा करने से अब कोई कंपनी उन्हें एक्वायर करके भी क्या करेगी। इज दैट क्लियर? सो डाइवेस्टिचर इज वन ऑफ द डिफेंसिव टैक्टिक्स, और इसी का दूसरा नाम होता है क्राउन जूल्स। यहां पर क्राउन जूल्स का मीनिंग होता है कि आपके क्राउन का जो हीरा है, यानी यहां पर आइशर मोटर्स कंपनी का हीरा कौन है? रॉयल एनफील्ड। तो रॉयल एनफील्ड को निकालकर बाहर एक एज अ सेपरेट कंपनी फ्लोट कर देते हैं। ऐसा करने से आइशर मोटर्स पर एक्विजिशन का खतरा टल जाएगा, राइट। आप में से कुछ लोग अभी ये सोच सकते हैं कि फिर वो उसको खरीदने जाएगा नई कंपनी को, तो हम क्या कर सकते हैं कि नई कंपनी को जब बाहर करेंगे तो हो सकता है कि हम कुछ और इन्वेस्टर्स को यहां पर पुल कर लें, कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को यहां पर पुल कर लें, यानी हम इस कंपनी का आईपीओ लेकर आ जाएं। यार आइशर मोटर्स में पैसा लगाने की बजाय लोग रॉयल एनफील्ड में पैसा लगाना ज्यादा समझदारी समझेंगे, बिकॉज दैट्स अ प्रॉफिटेबल डिवीजन। तो हम क्या कर सकते हैं और ज्यादा कैपिटलाइज, वेल कैपिटलाइज कर सकते हैं कंपनी को, तो उससे कंपनी की वर्थ बढ़ जाएगी, तो उसे खरीदना और मुश्किल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर ये दोनों एक ही, डाइवेस्टिचर मतलब अपना एक डिवीजन निकालकर बाहर करना, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज क्राउन जूल्स। क्या बोला है दोस्तों? यूजिंग डाइवेस्टिचर टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज सेलिंग द क्राउन जूल। क्या है, क्लियर है सबको? ओके। इसके बाद एक और टेक्निक होती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पॉइजन पुट। वो जहर नहीं बना। देखना कंपनी क्या कर सकती है, हमारी कंपनी माइंडट्री एल&टी का खतरा मंडरा रहा है, अपनी कंपनी क्या कर सकती है? बॉन्ड्स इश्यू कर सकती है। क्या इश्यू कर सकती है? बॉन्ड्स। बॉन्ड्स 1000 रुपीज की फेस वैल्यू में हमने बॉन्ड्स इश्यू कर दिया, और बॉन्ड्स इश्यू करते वक्त हमने टर्म्स एंड कंडीशंस में लिख दिया कि अगर चेंज इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी होता है तो फिर इन बॉन्ड्स को रिडीम करना पड़ेगा पहले। एक मिनट, ऐसे कैसे लिख सकते हो कि चेंज इन कंट्रोल हुआ तो बॉन्ड रिडीम करने पड़ेंगे? तो एज अ बॉन्ड होल्डर सोचो कि जब आप एज अ बॉन्ड होल्डर जब कंपनी के बॉन्ड खरीदते हो तो प्रमोटर्स को भी तो आप देखते हो, और जब प्रमोटर्स चेंज हो रहे हैं, मैनेजमेंट का कंट्रोल चेंज हो रहा है, तो बॉन्ड होल्डर्स के ऊपर रिस्क बढ़ जाती है ना। तो इसलिए बॉन्ड होल्डर्स अपना वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है ना, उसमें वन ऑफ द कंडीशन ये होती है कि अगर मैनेजमेंट का कंट्रोल चेंज हुआ तो फिर बॉन्ड होल्डर्स को ये अधिकार है कि वो अपने बॉन्ड्स दे दे और आपको उनको रिडीम करना पड़ेगा। और इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में लिख दो कि ये जो रिडेम्पशन होगा ये हेफ्टी प्रीमियम पर होगा, यानी 1000 रुपीज की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड 1250 पर रिडीम करना पड़ेगा, 1500 पर रिडीम करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली अब जब इतना सारा कैश ड्रेनेज होगा, इतना सारा कैश बाहर जाएगा, तो वो जो एक्वायरर है उसके लिए कंपनी अनअट्रैक्टिव हो गई ना। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज व्हाट? पॉइजन पुट। देखें दोस्तों क्या लिखा हुआ है, टारगेट कंपनी इश्यू बॉन्ड्स एनकैशेबल एट हायर प्राइस, द रिजल्टेंट कैश ड्रेनेज मेक्स टारगेट अनअट्रैक्टिव। क्या है, क्लियर है सबको? ठीक है, कितना सही तरीका है ना, अपन बॉन्ड्स इश्यू कर दो और बॉन्ड्स को रिडीमेबल डाल दो एट 1500 अगर चेंज इन कंट्रोल होता है तो, और बॉन्ड होल्डर को अगर ये खरीदने आए हैं मैं तो बॉन्ड होल्डर को बोल दो कि आप रिडीम कर देना अपने बॉन्ड्स और इनसे ज्यादा पैसे ले लेना। इज दैट क्लियर? ओके। गोल्डन पैराशूट्स।
ये भी एक और टेक्निक होती है, गोल्डन पैराशूट्स। गोल्डन पैराशूट्स का मीनिंग देखना क्या होता है। जो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं कंपनी के, इतना मालूम है आपको। जैसे क्या रहता है कि हम एज अ सीए बने और हमने एज अ फ्रेशर जॉब करी, तो कोई अपन कंपनी के एकदम की रिसोर्स तो होंगे ही नहीं कि यार प्लीज आप छोड़कर मत चल जाना, नहीं तो कंपनी के सारे इंटरनल्स और कंपनी का क्या ऐसा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गैदर करते जाओगे और कंपनी में हायर हायर पोस्ट पर जाते जाओगे, तो आपको कंपनी के काफी सारे इंटरनल्स पता होंगे, कंपनी के जो की इन्वेस्टर्स हैं उनसे आपके कांटेक्ट होंगे, की सप्लायर से, की कस्टमर से आपके कांटेक्ट होंगे, यू विल बिकम एन इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द कंपनी। और सपोज करो कि आप सीईओ की पोस्ट तक पहुंच गए या सीएफओ या बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए, राइट। तो बड़ी पोस्ट पर ना दोनों को खतरा होता है, यानी अगर वो की पर्सनल छोड़ दे कंपनी तो कंपनी को भी रिस्क है। यार आपने छोड़ के कॉम्पिटिटर को ज्वाइन कर लिया तो आप तो कस्टमर्स हो सकता है ले जाओ अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के बेसिस पर, सप्लायर्स को आप जानते हो, सबको तो आप जानते हो, राइट। तो वो की पर्सनल छोड़ दे तो कंपनी को रिस्क होती है ना, तो कंपनी ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। मैनेजमेंट या हम आपको जो पोजीशन दे रहे हैं उससे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा कि अगर आप हमारी कंपनी छोड़ते हो तो आप अगले 2 साल तक किसी कॉम्पिटिटर को ज्वाइन नहीं कर सकते, ना ही आप कोई कॉम्पिटिटिंग बिजनेस ओपन कर सकते हो, राइट। अब ये जो व्यक्ति है ये इतनी सारी चीजों पर, टर्म्स एंड कंडीशंस पर हाँ कर रहा है, तो ये भी इसकी तरफ से एक क्लॉज चाहेगा कि कल को अगर आप मुझे बाहर करते हो तो आपको मुझे कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। सपोज करो 100 करोड़ रुपीस आपको मुझे देने पड़ेंगे अगर आपने मेरा टर्म कंप्लीट होने से पहले मुझे बाहर किया। उसके पीछे रीजन क्या है कि ये जो टॉप मैनेजमेंट पीपल होते हैं इनका जो मेन सैलरी पैकेज का कंपोनेंट होता है वो होता है ESOPs, और ESOPs में शेयर की वैल्यू बढ़ना जरूरी है, तो ही आपका उतना पैसा बनेगा। शेयर की वैल्यू क्या, बंदे ने जॉब ज्वाइन करी, मैनेजमेंट पोजीशन लिए, रातों रात बढ़ जाती है। इट टेक्स टाइम, बंदा प्रोजेक्ट लेगा, नए प्रोजेक्ट लगाएगा, इट विल टेक सम टाइम, और जब तक वो पेड़ पर फल उगने का समय आपने उठाकर इसको बाहर कर दिया तो उसका तो नुकसान हो गया ना। तो क्या बोलता है कि अगर आपने मेरा टर्म कंप्लीट होने से पहले मुझे बाहर करा तो आपको 100 करोड़ रुपीस का मुझे कंपेंसेशन देना पड़ेगा, राइट। अब हमारी कंपनी मालूम है क्या कर सकती है, हम टारगेट कंपनी है, अभी एक कंपनी हमें अक्वायर करना चाह रहे हैं, हम बताइए क्या करें, सबको जितने भी मैनेजमेंट के बंदे आओ, तुम सबके जो एग्रीमेंट है उसके अंदर एक एक जीरो बढ़ा देते हैं, ताकि जैसी एक्वायरर कंपनी आए और मैनेजमेंट का कंट्रोल चेंज करना जाए तो उसको इतना सारा हैवी पैकेज सबको देना पड़ेगा, हैवी कॉम्पेंसेशन, भाग जाएगा वो। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, गोल्डन पैराशूट्स, राइट। समझ रहे कितनी सारी स्ट्रेटेजी अपने आप को डिफेंड करने की। सो यू कैन ऑफर हैफ्टी कॉम्पेंसेशन टू मैनेजर्स इफ दे गेट आउटस्टेड ड्यू टू टेक ओवर। क्या क्लियर है सबको, ठीक है, ओके। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज ग्रीन मेल। ग्रीन मेल का आखिर मीनिंग क्या है। अक्वायरर कंपनी के हमें इरादे साफ हैं कि वो हमें अक्वायर करना चाहते हैं, राइट। और अक्वायर करने के लिए L&T ने अभी तक हमारे 11% शेयर्स बाजार से खरीद लिए। मान लो जो 11% उन्होंने स्टेक खरीदा है वो 650 रुपए के भाव में, 650 रुपीस के भाव में उन्होंने खरीद लिया। उनके खरीदने के पहले पहले हमारे शेयर का भाव था 500 रुपए, 500 रुपीस था, पर वो खरीदते गए शेयर का भाव बढ़ गया और उनकी जो एवरेज परचेस प्राइस आई है वो आई है 650, और अभी वो कहां तक पहुंच गए, 11%, ठीक है। टेक ओवर का खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हम शांति की पहल कर सकते हैं। यानी हम जाकर उन्हें अप्रोच करें, भाई क्या चाह रहे हो आप, कंपनी खरीदना चाह रहे हो, हम अग्री नहीं है इस पे। हमने प्रमोटर्स ने हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट से, हमारे सप्लायर से, हमारे कस्टमर से, हमारे एम्प्लॉइज से, और जो सोच रहे हो ना तुम कि हमारे पास ये टेलीकॉम के प्रोजेक्ट्स हैं और तुम इन प्रोजेक्ट्स को चला लोगे तो तुम ना नहीं चला पाओगे। यू आर L&T, आप इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हम सॉफ्टवेयर कंपनी, हम में अलग टैलेंट लगता है, तुम में अलग टैलेंट लगता है। और जो आप सोच रहे हो ना कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है सो ऑन, तो उसमें हमारा और हमारे एम्प्लॉइज का रोल है। अगर आप खरीदने आए हमें तो बहुत सारे एम्प्लॉइज कंपनी को एग्जिट कर देंगे और फिर अदरवाइज भी वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हाथ से चले जाएंगे। जब भी क्लाइंट देखेगा कि यार पूरी टीम इनकी तो चेंज हो गई, तो क्लाइंट हो सकता है प्रोजेक्ट लेकर चला जाए, राइट। और या फिर अगर इतनी ही ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो फिर हो सकता है कि हम अपने आप को कुछ कर लेंगे,
या फिर वो जो क्राउन ज्वेल है डाइवेस्टिचर कर देंगे, या फिर पॉइजन पुट यानी हम अभी बॉन्ड इश्यू कर देंगे एनकेशिएबल एट हाई प्राइस, या फिर अभी हम गोल्डन पैराशूट्स कर देंगे मैनेजमेंट, राइट। देख लो, पर किसी भी कीमत पर मैं तुझसे तो शादी, मतलब मैं एक्विजिशन में टारगेट कंपनी बनने वाली नहीं। पर एलएनटी ने कहा बॉस अब तो हमने एक्शन शुरू कर दी है, 500 पे आपका शेयर खरीदना शुरू करा था, कहां तक पहुंचा दिया भाव 650। और अब अगर बाजार में ये न्यूज जाएगी कि एलएनटी खरीद नहीं रहा है तो हमको आपके 10-11% शेयर को रख के करेंगे क्या? ये तो हमारे लिए नॉन कोर इन्वेस्टमेंट हो गया, हमें तो शेयर बेचने पड़ेंगे, हमें तो नुकसान हो जाएगा। टारगेट कंपनी कहती है ठीक है मान तो गया नहीं खरीदने के लिए। टारगेट कंपनी कहेगी कि एक काम करो, आपकी एवरेज बाइंग कॉस्ट क्या है ना 650, हम आपके शेयर 700 में खरीद लेंगे, बस आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। और अब प्रमोटर्स के पास ज्यादा शेयर होल्डिंग परसेंटेज आ जाएगा और उनका कंट्रोल बढ़ जाएगा, कंपनी बच जाएगी। दिस इज वन ऑफ द डिफेंसिव टैक्टिक्स। तो ग्रीन मेल यहां पर जो हरा कलर है शांति का प्रतीक है, राइट, कि जाकर उनसे पीसफुली बात करो और उन्होंने जितना भी अभी कॉस्ट इनकर करा एक्विजिशन के लिए, जो भी शेयर खरीदे वो आप उनसे थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम देकर या उनको कोई इंसेंटिव ऑफर करके उनको किसी तरीके से मना लो, राइट। दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन मेल। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ऑफर इंसेंटिव टू एक्वायरर फॉर नॉट pursuing takeover. Example, target may buy back own shares from acquirer at a higher price. क्या बात आई समझ में दोस्तों? ये भी एक टेक्निक है यार। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हम है माइंड ट्री, वो हमें एक्वायर करने आए हैं। अब अपन भी माइंड ट्री के प्रमोटर से तो अपने भी लमसम कॉन्टैक्ट्स होंगे, बड़े लोगों से पहचान होंगी, दूसरी कंपनी से पहचान होंगी। हम भी कभी ना कभी टीसीएस के प्रमोटर्स से मिले होंगे, टीसीएस के मैनेजमेंट से मिले होंगे, हम भी कभी इन्फोसिस के मैनेजमेंट से मिले होंगे, कभी महिंद्रा के मैनेजमेंट से मिले हुए होंगे एंड सो ऑन। बहुत सारी कंपनीज है ना, जैसे आईटीसी की भाई एक इन्फोटेक कंपनी है। तो यहां पर हमारा जिनसे भी कॉन्टैक्ट हो गया, बुरे समय में यार दोस्त रिश्तेदार यही काम में आते हैं। हमें लग रहा है कि यार ये कंपनी हमें जबरदस्ती उठाना चाहती है, अपन दनादन अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो हमारी फ्रेंडली कंपनीज हैं, उन्हें कॉन्टैक्ट करेंगे और क्या बोलेंगे कि इससे पहले कि ये हमें एक्वायर करें, एटलीस्ट आप हमें एक्वायर कर लो, यू आर और फ्रेंडली कंपनी। भाई ये वाली टेक्निक मालूम है कब अपनाई जाएगी? जब इट इज सर्टेन कि अब तो आप टारगेट कंपनी बनकर रहोगे। मतलब अब आपको टारगेट कंपनी तो बनना है, आपको एक्वायर होने से कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन वो विलेन से एक्वायर हो इससे तो अच्छा हीरो से एक्वायर हो जाए। यानी सिंपल सी बात है दोस्तों, यहां पर किसी फ्रेंडली कंपनी को हम अप्रोच करेंगे और उसे बोलेंगे कि बजाय कि वो शेयर्स खरीदे आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो, आप अपना कंट्रोल बना लो। इससे फायदा क्या होगा? वो बंदा अगर खरीदता तो वो तो आपको बाहर कर देता, खरीदने के बाद मैनेजमेंट आपका सब बाहर कर देता, आप सड़क पर आ जाते, बस आपके शेयर्स होते पर आप मैनेजमेंट में आपकी कोई सीट वीट नहीं होती। एटलीस्ट अगर फ्रेंडली कंपनी खरीदेगी आपको तो वो एक्विजिशन कर लेगी आपका, उसका परसेंटेज शेयर होल्डिंग आ जाएगा, लेकिन मैनेजमेंट आपका चलता रहेगा। इज दैट क्लियर? दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज व्हाट? व्हाइट नाइट। Get acquired by a friendly company to retain control over management of the target company. Is that clear? Okay. अगर दोस्तों मान लो कि आपने अपनी फ्रेंड लिस्ट चेक करी फोन में और आपने अपने 3-4 फ्रेंड्स को फोन घुमाया और उनमें से एक भी फ्रेंड अक्वायर करने को तैयार नहीं है, या फिर उनका कहना है कि इतने पैसे नहीं है हमारे पास कि हम आपकी कंपनी अक्वायर कर लें, वो भी उसके सामने, किसके? एलएनटी के सामने। तो फिर उसके बाद अब आप जनरल कॉन्टैक्ट्स पर जाओगे, यानी आप कुछ देश की ऐसी बड़ी कंपनीज को अप्रोच करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी जी, पैसे की कोई कमी नहीं। आप सीधे जाकर माइंड ट्री का मैनेजमेंट किसको अप्रोच कर ले? मुकेश अंबानी जी के साथ मीटिंग फिक्स करें और उनसे बोले कि हम टारगेट कंपनी बनना चाहते हैं, आप हमें एक्वायर कर लो। मुकेश अंबानी जी ने अपॉइंटमेंट दे दिया कि ठीक है 10 मिनट की मीटिंग है, बता देना क्यों एक्विजिशन करना है और क्या वैसे तो हम इंटरेस्टेड नहीं है आप में, क्योंकि आईटी तो हमारा काम है ही नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। लेकिन माइंड ट्री ने फिर भी अप्रोच करा रिलायंस इंडस्ट्रीज को, मुकेश अंबानी जी को, और बोला कि माना आईटी आपका बिजनेस नहीं है लेकिन पैसे तो हैं आपके पास, उस पैसे पर आप भी रिटर्न कमाना चाहते हो, व्हाई डोंट यू एक्वायर आवर कंपनी शेयर्स, है ना। अब हम फ्रेंड को अप्रोच कर रहे हैं या एक मतलब नॉन फ्रेंड को अप्रोच कर रहे हैं? नॉन फ्रेंड को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नॉन फ्रेंड ज्यादा अच्छा है बजाय कि होस्टाइल टेक ओवर, क्योंकि होस्टाइल टेक ओवर वाला तो आपके मैनेजमेंट को बाहर कर देगा,
लेकिन वो जो नॉन फ्रेंड कंपनी है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है आपके बिजनेस में, तो वो बस उधर से जेब से 5-6 हजार करोड़ रुपए निकालकर आपके शेयर खरीद लेंगे और एज एन इन्वेस्टमेंट उनके पास पड़े रहेंगे, उनको रिटर्न मिलता रहेगा। इधर आपके पास कंपनी का मैनेजमेंट रहेगा और वो कोई बीच बीच में नहीं करने वाले आपके मैनेजमेंट में, क्योंकि उनका जो कोर बिजनेस है वो तो डिफरेंट है, उन्होंने तो सिर्फ एज एन इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा लगाया है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, व्हाइट स्क्वायर। ठीक है, सो व्हाइट स्क्वायर और व्हाइट नाइट दोनों एसेंशियली सेम स्ट्रेटजी, बस व्हाइट नाइट में हम किसको अप्रोच करते हैं, फ्रेंडली कंपनी को, और व्हाइट स्क्वायर में देखें दोस्तों क्या लिखा हुआ है, सेल आउट शेयर्स टू द कंपनी नॉट इंटरेस्टेड इन टेक ओवर। इन द फर्स्ट प्लेस रिलायंस इंडस्ट्रीज कभी इंटरेस्टेड ही नहीं था कि मैं माइंट्री को खरीदूं, लेकिन हमने फिर भी उन्हें ऑफर दिया, प्रपोजल दिया, एंड कॉन्सिक्वेंटली टारगेट कंपनीज मैनेजमेंट रिटेन्स इट्स कंट्रोल ओवर द कंपनी। इज दैट क्लियर? व्हाइट नाइट और व्हाइट स्क्वायर में डिफरेंस समझ में आया? ओके इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है पैकमैन डिफेंस। पैकमैन आपने सुना हुआ है क्या? ये गेम है ना, ऐसा कुछ गेम है क्या दोस्तों? हाँ, ये जो गेम है खेला होगा यार सबने, है ना, मस्त गेम है दोस्तों। ये जो गेम है इसमें अपन ये जो येलो वाला है ये अपन है, जो पीछे रेड ब्लू ये आ रही है अपन येलो है ना, क्योंकि हीरो तो एक ही होता है ना, विलन ज्यादा होते हैं पिक्चर में, तो हम हैं कौन, येलो वाले। अब देखना, ओ येलो वाले ये आया, दुश्मन आया पीछे, एक्वायरर आया पीछे, एक्वायर, ये शक्ति ले ली हमने और अब हम उसके पीछे भागे, यानी एक्वायरर अब भाग, पहले एक्वायरर हमारे पीछे आ रहा था और हमें कोई शक्ति मिल गई और अब हम एक्वायरर के पीछे जा रहे हैं। यानी इसका सिंपल टर्म्स में मीनिंग ये है कि अगर एक्वायरर आपको एक्वायर करने आ रहा है ना, टारगेट बनाने आ रहा है ना, वो आपके शेयर्स खरीद रहा है ना, आप एक काम करो, आप उसको एक्वायर करने चल जाओ। हालांकि एलएनटी और माइंट्री में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एलएनटी बहुत बड़ा ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, लेकिन हां अगर आपके कॉन्टैक्ट्स उतने हैं या फिर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने हैं तो वो आपको एक्वायर करने जाए, आप रिवर्स में बिड डाल दो, आप उसको एक्विजिशन करने की बिड डाल दो, यानी आप उसके एक्विजिशन को ऑफर दे दो। जब आप उसके एक्विजिशन को ऑफर दोगे, मालूम है क्या होगा, उस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होंगे ना, एक्वायरर कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होंगे वो बोलेंगे यार बढ़िया है, एक्वायरर कंपनी का शेयर तो चल रहा है 1600 रुपए का, 1600 का, और ये कंपनी तो बिड डाल रही है 1800 की, तो एक्वायरर के शेयर हम खरीदने लग जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पैकमैन डिफेंस। तो पैकमैन डिफेंस का मतलब होता है कि एक्वायरर हमारे पीछे पीछे आया, हमने इधर शक्ति ली, पलटे, और अब हम एक्वायरर को एक्वायर, यानी टारगेट कंपनी इज एक्चुअली ट्राइंग टू बिकम अ एक्वायरिंग कंपनी। दिस इज कॉल्ड एज पैकमैन डिफेंस, है ना। जैसे मिलिट्रीज में, आर्मी में ये बहुत चलता है, यानी जैसे आपकी दुश्मन की बॉर्डर के साथ मान लो 6-7 फ्रंट है और दुश्मन ने एक फ्रंट पर हमला कर दिया है, तो आपके पास दो तरीके, या तो आप उस फ्रंट पर डिफेंड करो और दूसरा ये कि अपन दूसरे फ्रंट से उसके एरिया में चले जाओ, तो वो अपने आप को डिफेंड करने भागेगा उस एरिया में, तो जब वो डिफेंड करने भागेगा उस एरिया में तो उसका इस तरफ से फोकस कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पैकमैन डिफेंस। ठीक है दोस्तों, जब पैकमैन डिफेंस लगाया जाएगा तो अब टारगेट कंपनी हम बनेंगे, टारगेट वो बन जाएगा, टारगेट कंपनी वो बन जाएगा, और अब बचाना किसको पड़ेगा, उसको अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो जब वो अपने आप को बचाने के लिए जो भी हथकंडे अपनाएगा, when the acquiring company itself becomes a target company, the defensive tactics used by such a company are now called as poison pill। ये देखिए दोस्तों, एक एक करके पढ़ते हैं। पैकमैन डिफेंस को पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा है पैकमैन डिफेंस में? टारगेट कंपनी मेक्स अ काउंटरवेट, तुम हमको खरीदेंगे, हम तुमको खरीदते हैं। सो एक्वायरर इज फोर्स्ड टू डिफेंड इटसेल्फ, और अब एक्वायरर अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो टेक्निक्स अपनाएगा उसे हम क्या कहेंगे, पॉइजन पिल। देखिए क्या लिखा है, टेक्टिक यूज्ड बाय द acquirer to make itself unattractive, example issue substantial amount of convertible debentures or whatever, right। आपको मालूम है convertible debentures issue करके भी आप अपने आप को unattractive बना सकते हो। डिबेंचर इश्यू कर दो, convertible into equity shares, अब इधर से अभी वो कन्वर्ट नहीं हुए इक्विटी शेयर्स में, हो सकते हैं, तो अभी तो ये जो एक्वायरिंग कंपनी वो हमारे इक्विटी शेयर्स खरीदेगी और खुश होगी कि अरे वाह मैंने तो शेयर्स खरीद लिए, 60-70% शेयर होल्डिंग आ गई। इतने में वो पीछे से आते डिबेंचर वाले और वो अपने शेयर कन्वर्ट कर देते, अपने डिबेंचर कन्वर्ट कर लेते इनटू इक्विटी शेयर्स, तो उनका होल्डिंग परसेंटेज फिर से बढ़ जाता है और इनका लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सो दैट्स वन ऑफ द वे टू मेक योरसेल्फ अनअट्रैक्टिव, इशूइंग अ कन्वर्टेबल डिबेंचर। इज दैट क्लियर? समझ में आई आपको डिफेंसिव टैक्टिक्स, है ना। क्या क्या डिफेंसिव टैक्टिक्स दोस्तों हमने पढ़ ली है अभी तक, एक एक करके ना लाइन से बिना देखे सोचने की कोशिश करें।
क्योंकि इस पर एमसीक्यू है, उसके चांसेस ज्यादा है। वो फीचर लिख देंगे, व्हेन द टारगेट कंपनी मेक्स अ काउंटर ऑफर फॉर द अक्वायरर, बताइए कौन सी टेक्निक है, तो वो सब नाम लिख देंगे, वो गोल्डन पैराशूट सब लिख देंगे, आपने आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो पेकमेंट डिफेंस, हाँ शुरुआत से बताना दोस्तों, सबसे पहली टेक्निक क्या थी, डाइवेस्टिचर। वो डाइवेस्टिचर वो केक का पीस निकाल कर, यानी अब अपन अपनी कंपनी का एक पीस निकाल देंगे बाहर, तो हम ऑटोमेटिकली लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे। दूसरा, उसी का दूसरा नाम क्या है, क्राउन ज्वेल। बस यहाँ पे क्राउन ज्वेल में आप इंपॉर्टेंट पीस को डाइवेस्ट करते हो, ठीक है। फिर क्या था, पॉइजन पुट था या पिल था, देखना पॉइजन में भी दो, एक पॉइजन पिल है और एक पॉइजन पुट है। पॉइजन पिल तो ये है, पॉइजन पुट में क्या था, बॉन्ड्स एनकेशेबल एट अ हायर प्राइस। अगर आप इश्यू कर देते हो तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्टेंट कैश ड्रेनेज है उसको देखकर एक्वायरर भाग जाएगा, है ना। पॉइजन पुट के बाद क्या था, गोल्डन पैराशूट, यानी कि मैनेजमेंट को हम हेफ्टी कॉम्पेंसेशन ऑफर कर देंगे इन केस इफ दे आर आउटस्टेड बाय द एक्वायरर, ठीक है। फिर ग्रीन मेल, ग्रीन मेल यानी शांति से बात कर लो भाई, आपका जो भी अभी तक लगा पैसा वो हम दे देते हैं, आप हमें छोड़ दो, राइट, हमारा पीछा छोड़ दो, और शेयर हम हायर प्राइस पर खरीद लेंगे। फिर क्या था, व्हाइट स्क्वायर था पहले, व्हाइट नाइट, पहले था व्हाइट नाइट और फिर व्हाइट स्क्वायर। व्हाइट नाइट और व्हाइट स्क्वायर में भी कोई मतलब फरिश्ता हमें बचाने आता है, और व्हाइट नाइट में हमारा फ्रेंड होता है वो हमें बचाने आता है, और व्हाइट स्क्वायर में एक अजनबी इंसान हमें बचाता है, हु इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन द टेक ओवर। इज दैट क्लियर? ओके। फिर यही था शायद, है ना, पैकमेंट डिफेंस, यानी कि हम काउंटर बिड कर देते, और जब हम पैकमेंट डिफेंस लगाते हैं और सामने वाले को अपने आप को बचाने के लिए जो टेक्टिक्स लगानी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, पॉइजन पिल कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके दोस्तों। इसके बाद एक और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिवर्स मर्जर, है ना दोस्तों। मर्जर देखिए क्या होता है, ये होता है मर्जर जहां पर कि बड़ी मछली तालाब की छोटी मछली को खाने दौड़ती है, ये है मर्जर, है ना। रिवर्स मर्जर दोस्तों किसे कहते हैं, जब छोटी मछली बड़ी मछली को खाने दौड़ रही, बड़ी मछली भाग रही है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रिवर्स मर्जर। यानी रिवर्स मर्जर का मीनिंग होता है व्हेन अ स्मॉल कंपनी इज ट्राइंग टू एक्वायर अ बिग कंपनी, लार्ज कंपनी। इज इट पॉसिबल फॉर अ स्मॉल कंपनी टू एक्वायर लार्ज कंपनी? यस, मैंने आपको बताया था, विद द हेल्प ऑफ लोन, विद द हेल्प ऑफ लेवरेज हम ऐसा कर सकते हैं। आप इसको ऐसा मानकर चलिए, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया था, टाटा स्टील ने कोरस को एक्वायर करा था, तब कोरस टॉप 5 कंपनीज में था और टाटा स्टील टॉप 40 में था, 40th रैंक पे था। बट टाटा स्टील ने क्या करा, कोरस को अक्वायर करने के लिए जो बैंकर्स थे, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे, उन्हें बोला कि इतनी बड़ी कंपनी को अक्वायर करने के लिए हमें फंड्स की जरूरत है, तो आप हमें फंड्स अरेंज करवा देना। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने बोला इजीली फंड्स अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि आप जिस कंपनी को खरीद रहे हो, कोरस को खरीद रहे हो, हम उसी के एसेट्स को गिरवी रख देंगे और उस पर आपको फंड्स दिलवा देंगे, और वो फंड्स आप कोरस के शेयर होल्डर्स को दे देना। समझे मेरी बात? वापस से यार, सपोज करो कि अपन ने अल्फा एकेडमी, और 2 मिनट के लिए मान लो कि हम एक छोटी कोचिंग क्लास है, एक और है बीटा कंपनी जो बड़ी कोचिंग क्लास है, अभी उसको अक्वायर करना है, पैसे ज्यादा चाहिए। कैसे कर सकते हैं हम? बीटा कंपनी को अक्वायर करेंगे, अरे जैसे प्लॉट लेते तो कैसे होता है ना, प्लॉट की रजिस्ट्री वहां पे गिरवी रख देते बैंक में, बैंक वाला कैश दे देता है, वो चेक दे देता है, वो चेक अपन सामने वाले को दे देते हैं, प्लॉट अपना हो जाता है। तो वैसे ही यहां पर हम क्या करेंगे, बीटा कंपनी को अक्वायर करेंगे और बीटा कंपनी के एसेट्स को गिरवी रख देंगे बैंक में, और बैंक से जो लोन आएगा उस लोन से हम हमारा परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज कर, ऑब्वियसली खुद के भी पैसे लगेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ अ स्मॉल कंपनी कैन एक्वायर अ बिग कंपनी, राइट। लेकिन रिवर्स मर्जर का सिर्फ यही मीनिंग नहीं होता है कि स्मॉल कंपनी इज एक्वायरिंग अ बिग कंपनी। रिवर्स मर्जर में बहुत सारी सिचुएशंस कवर होती है। देखिए दोस्तों, ये सभी एग्जांपल्स होते हैं रिवर्स मर्जर के। When a small company acquires a large company, that's reverse merger. When a private firm acquires a public firm, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिकली लिस्टेड कंपनी को खरीदने जा रही, इसको भी क्या कहते हैं? रिवर्स मर्जर कहते हैं। अभी हम इस पर आएंगे, ये ज्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में। सब्सिडियरी कंपनी, ये तो गलत है यार, है ना। सब्सिडियरी कंपनी इज एक्वायरिंग, ऐसा कभी होता होगा क्या कि जो सब्सिडियरी कंपनी वही पेरेंट कंपनी को एक्वायर कर रही है? हो सकता है और हुआ भी है भारत के इतिहास में कि सब्सिडियरी कंपनी ने अपनी पेरेंट कंपनी को अक्वायर कर लिया है। दोस्तों, आईसीआईसीआई और आईसीआईसीआई बैंक, ये आपने सुना हुआ है, कभी आपने पढ़ा होगा ना कि भारत में ये इंडस्ट्रियल क्रांति लाने के लिए, फाइनेंस को, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया था। आईसीआईसीआई भी इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था।
HDFC भी था, IDFC भी था, IDBI भी था, IFCI भी था, ऐसे कभी नहीं नाम सुने होंगे ना आपने। यस, इन सभी को गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करा कि आप इंडस्ट्रीज को देखो, इंडस्ट्रीज लगानी बहुत सारा करोड़ों का रुपया चाहिए, तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को आप लोग फाइनेंस करो, वो लोग इंडस्ट्रीज लगाएंगे, देश की तरक्की होगी, राइट। तब ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुए थे, है ना। फिर ICICI ने मालूम क्या किया, उसने ICICI बैंक बनाई। एक मिनट, आज की तारीख में आप सिर्फ ICICI बैंक ही सुनते हो, थैंक्स टू सब्सिडरी कंपनी एक्वायरिंग द पेरेंट कंपनी, क्योंकि ICICI ने ना ICI बैंक को बनाया। और अब ICICI तो सिर्फ इंडस्ट्रियल और होलसेल फाइनेंस करता था, लेकिन ICICI बैंक कूद पड़ा रिटेल बैंकिंग में, कस्टमर्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिटेल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मालूम क्या हुआ कि ICICI बैंक की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, और उसके सामने जो उसकी पेरेंट कंपनी थी उसकी वैल्यू बहुत कम रह गई। और फिर तब ये प्रपोजल आया कि अब इन दोनों के ऑपरेशंस को मर्ज कर देना चाहिए। अब दो ऑप्शंस थे उनके पास, या तो ICICI जो पेरेंट कंपनी वो सब्सिडरी कंपनी को खरीद ले, बट दैट डजंट मेक सेंस। एक तो वो इतनी विशालकाय कंपनी और ICICI बैंक का ब्रांड नेम अब उससे ज्यादा हो गया, तो ICICI बैंक ने एक्चुअली ICICI को खरीद लिया। सो अ सब्सिडरी कंपनी हैज एक्चुअली एक्वायर्ड द पेरेंट कंपनी। ज्यादा पुरानी बातें नहीं करूंगा दोस्तों मैं, HDFC और HDFC बैंक। पहले कौन आया था, HDFC बैंक आई थी, पहले HDFC आया था, पहले HDFC आया था और HDFC ने HDFC बैंक को प्रमोट करा, और बाद में HDFC बैंक तो ज्यादा फैल गया, ज्यादा बड़ा हो गया, और HDFC छोटा रह गया। तो इन दोनों में अब यहां पर सब्सिडरी कंपनी ने एक तरीके से पेरेंट कंपनी को एक्वायर करा और अपने शेयर्स उसके शेयर होल्डर्स को इश्यू कर दिए। बात आई समझ में। So subsidiary companies acquiring a parent company is also called as reverse merger, ठीक है। लॉस मेकिंग कंपनी इज एक्वायरिंग अ प्रॉफिट, लॉस में चल रही कंपनी और किसको खरीद रही, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को। मतलब हर वो मर्जर जिसको सुनकर ऐसा लगे अच्छा आश्चर्य के भाव आए आपके चेहरे पर, तो वो सारे आश्चर्य के भाव ला देने वाले मर्जर क्या कहलाते हैं, रिवर्स मर्जर। देखो ना, स्मॉल एक्वायरिंग लार्ज, प्राइवेट एक्वायरिंग, फिर उसके बाद सब्सिडरी एक्वायरिंग, और फिर लॉस वाले आर एक्वायरिंग प्रॉफिट, ठीक है। ओके, किसका लॉस वाले आखिर प्रॉफिट वाले को क्यों खरीदेंगे। तो दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को क्यों खरीद सकती है, उसके पीछे रीजन समझें। सपोज करें कि जोमेटो नाम की कंपनी है ना। अब जोमेटो को मालूम है कि हमने इतने सारे पाप किए हुए हैं, मतलब इतना हमने लॉस कर रखा है ना। आपको ये तो मालूम ही होगा कि इनकम टैक्स में देखो लॉस का टैक्स बेनिफिट मिलता है, पर वो तब मिलता है जब आप प्रॉफिट करो। और अब आपको दिख रहा है कि अभी तो मतलब जो फोर्सिएबल फ्यूचर है उसमें हमारा कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। इनफैक्ट वो 8 इयर्स रहता है ना कुछ, तो ऐसा नहीं हो कि 8 इयर्स की टाइम लिमिट निकल जाए और हमारे सारे लॉसेस ही खत्म हो जाए। तो अब ऐसे केसेस में उन लॉसेस का टैक्स बेनिफिट भी अच्छा खासा मिलता है, 25-30%। उसका फायदा उठाने के लिए व्हाट कैन यू डू, यू कैन एक्वायर अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ताकि उसके प्रॉफिट्स को आप अपने लॉसेस के साथ सेट ऑफ करके आप टैक्स सेव कर सको। डेफिनेटली वो जो टैक्स सेविंग होगी उसका एक हिस्सा आप उसको पास ऑन कर दोगे, कुछ हिस्सा आप रख लोगे। सो दैट्स द मोटिव फॉर अ लॉस मेकिंग कंपनी टू एक्वायर अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। समझे क्या आप, ठीक है दोस्तों। ये इसमें जो प्राइवेट फर्म अक्वायर्स पब्लिक फर्म है ना, इसे हम बैकडोर लिस्टिंग भी कहते हैं। क्या बोल दिया मैंने, शब्दों का प्रयोग देखिए, इसे हम बैकडोर लिस्टिंग भी कहते हैं, है ना। मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं। ओके, बैक BACK, बैक BACK, डोर DOOR, बैकडोर लिस्टिंग। Private company, if a private company acquires a public firm, this is called as backdoor listing. Okay, इसका मैं आपको सिचुएशन बताता हूं, ये आखिर क्या है। आपको ये तो मालूम है ना कि जब हम अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता आज आपने सोचा और कल लिस्टिंग हो गई। रफली एनीवेयर बिटवीन 2 to 4 इयर्स लगते हैं एक बड़ी कंपनी को लिस्ट करवाने। छोटी कंपनी छोड़ दो, जो 25-30 करोड़ की होती है, SME के IPO होते हैं, वो भी 1 आध साल लगता है। यानी एक छोटी कंपनी का सिर्फ 20-25 करोड़ का भी IPO लेकर आना है ना, उसमें 1 से 1.5 साल 2 साल की प्लानिंग लगती है। जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं ना, वो पहले आपकी कंपनी को उस लायक बनाते हैं कि हम आपकी कंपनी को इन्वेस्टर्स के सामने पेश कर सकें। ये देखो कैसी घटिया सी वेबसाइट बना रखी तुम लोगों ने, थोड़ी वेबसाइट ढंग की बनाओ, इसमें इन्वेस्टर्स का एक सेगमेंट डालो। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं ना, ये उसका IPO लाने से पहले उसका पूरा हुलिया सुधारते कंपनी का,
आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज इस तरीके से चेंज करो और इस तरीके से थोड़ा सा लोगों की नजरों में आओ, थोड़ा एडवर्टीजमेंट डालो, थोड़े अच्छे काम करो, पौधे पेड़ पौधे लगाओ, फिर उसका अखबार में एडवर्टीजमेंट करो कि हमने 100 पेड़ लगाए, तो थोड़ी पब्लिक इमेज आपकी कंपनी की इंप्रूव होगी। आप लोगों के मतलब यार जोमेटो और पेटीएम में आपको एक बात, आप में से भी पक्का कुछ होंगे स्टूडेंट जिन्होंने ना पेटीएम के आईपीओ में अप्लाई कर दिया होगा, मालूम है, कोई बोलने वाला है नहीं। पेटीएम के आईपीओ में अप्लाई करने का सिर्फ एक ही रीजन था कि हम पेटीएम यूज करते हैं, हम पेटीएम को जानते हैं। तो जब लोग जानते हैं ना किसी कंपनी को, तो दे फील मोर। एलआईसी, चलो एलआईसी में तो लगाया ही होगा, कोई बोल नहीं रहा है। एलआईसी का आईपीओ आया था कुछ 900 रुपीज के आसपास, और अभी गिरकर वो 600 और ऐसा कुछ हो गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्योंकि एलआईसी हमने क्यों खरीदा, और एलआईसी तो यार मतलब जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो जीवन में ही साथ नहीं निभा रहा है, 900 का शेयर 600 पर आ गया। तो क्या हो रहा है कि जब आप किसी कंपनी को जानते हो, यू फील कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग। क्योंकि हम एक आम इन्वेस्टर बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं करता है, उसे भावनाओं पर जाता है कि यार नाम तो खूब सुना हुआ है और सब बढ़िया है, ये खरीद लो, राइट। अच्छा है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं एलआईसी को, बट प्राइस भी तो सही होनी चाहिए ना। 900 इज द राइट प्राइस, और 600 और 300 और व्हाटएवर, राइट। तो क्या होता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं ना, पहले आपकी कंपनी का थोड़ा पब्लिक इमेज बनाते हैं आईपीओ लाने से पहले। इट टेक्स रफली 1 to 2 years, और बड़ी कंपनी का आईपीओ लाने में 2 से 4 साल लग जाते हैं। एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ पिछले 4 साल से आ रहा है और बस आ ही रहा है अभी तक उसका आईपीओ, क्योंकि इतने सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स और फॉर्मेलिटीज लगती है कि उसको कर करके थक जाते हैं, राइट। तो ऐसे केसेस में दोस्तों एक और तरीका रहता है हमारे पास कि बजाय कि हम हमारी खुद की कंपनी का आईपीओ लेकर आए, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज और समय लग जाएगा, क्यों ना हम एक जो कंपनी ऑलरेडी पब्लिकली लिस्टेड है उसी को खरीद लें। और जब आप उसको खरीद लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाते हैं। देखना कैसे, अब इसको समझना है ना। सपोज करो अब अपन सब अज्यूम कर लेते हैं कि हम, या ऐसा कर लो, आप सब अज्यूम कर लो कि आप हो एक पब्लिक कंपनी, नहीं, आप हो एक प्राइवेट कंपनी। आप सब कौन हो, एक प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है, और मैं हूं एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, ठीक है। एक बात और, यहां पे एक अजम्पशन है कि जिस पब्लिक कंपनी को आप देख रहे हो ना, वो कोई बहुत बड़ी पब्लिक कंपनी नहीं है, नहीं तो आपके बस से बाहर हो जाएगा उसको खरीदना। तो वो एक छोटी सी फर्जी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जो कि किसी जमाने में शौक से लिस्ट हुई थी, पर अभी कुछ खास काम धंधा है नहीं, बस ऐसे चला रहे हैं कि यार ठीक है हमने अपनी कंपनी को लिस्ट करवा रखा है। तो मतलब छोटा मोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मान लो 100-150 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, राइट। लेकिन यू आर अ प्राइवेट कंपनी और आपका बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। सपोज कर लो कि पार्ले जी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड है, राइट। या फिर आपने डेटॉल बनाने वाली कंपनी ना, वो रैकेट करके कुछ नाम है ना ऐसा, बट देयर आर सो मेनी प्राइवेट कंपनीज जो बहुत अच्छा कर रही है लेकिन वो पब्लिकली लिस्ट नहीं है, राइट। यू आर सपोज करो सच्चा कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी अच्छा खासा कर रही है, यानी अभी आपकी मार्केट वर्थ है, सपोज करो 10,000 करोड़ रुपए की आपकी मार्केट वर्थ है 10,000 करोड़ की, है ना, बट यू आर नॉट अ लिस्टेड कंपनी। अब आपके पास लिस्ट, अपने आप को लिस्ट करवाने के 2 रास्ते। पहला रास्ता कि वो सारे रेगुलेटरी अप्रूवल, सेबी और एक्सचेंजेस से लो अप्रूवल और अपने आप को लिस्ट करवाओ। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, मेरी कंपनी है भले ही पब्लिक लेकिन है तो 100-200 करोड़ की कंपनी, आप लोग क्या करो, अपनी प्राइवेट कंपनी लाकर मुझ में मर्ज कर दो। मर्ज करेंगे अपन, मर्जर। जब मर्जर होगा तो मेरी कंपनी के शेयर्स मेरे पास तो रहेंगे और मेरी कंपनी के शेयर्स आपको भी इश्यू होंगे, पर किसको ज्यादा शेयर्स इश्यू होंगे, प्राइवेट कंपनी को, क्योंकि उसका वर्थ ज्यादा है ना, उसका वर्थ है 10,000 करोड़ और मेरा वर्थ कितना है, सिर्फ 100-200 करोड़। तो सिर्फ इक्का दुक्का % होल्डिंग ही अब मेरे ओरिजिनल शेयर होल्डर्स के पास बचेगी। 98% शेयर्स किसको इश्यू हो जाएंगे, प्राइवेट कंपनी वाले शेयर होल्डर्स को इश्यू हो जाएंगे, और ये कंपनी अब मर्ज हो जाएगी और अब आप ऑटोमेटिकली बैकडोर लिस्टिंग आपकी हो गई। अब जो मेरी कंपनी का शेयर ट्रेड करेगा शेयर बाजार में, तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आपसे ड्रिवन होंगे, आपके सारा डेटा, आपका सेल्स और ये सब आएगा, और आप मेरी कंपनी का नाम चेंज कर दोगे। सरल शब्दों में, अगर आपका नाम अभी तक था पार्ले जी प्राइवेट लिमिटेड और मेरा नाम था सपोज करो अल्फा लिमिटेड, तो आप अल्फा लिमिटेड को रीनेम कर दोगे, क्या, पार्ले जी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज हाउ अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्वायर अ पब्लिक कंपनी और अपने आप को बैकडोर लिस्टिंग करवा लेती है। ऐसा करने से वो फास्ट ट्रैक बेसिस पर पब्लिक में लिस्ट हो जाती। बात आई आपको समझ में, रिवर्स मर्जर? ओके,
दोस्तों ये जो प्राइवेट फर्म अक्वायर्स अ पब्लिक फर्म है, इसके आखिर क्या बेनिफिट्स हैं? तो इसके बेनिफिट ये है दैट यू गेट इजी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स, इंक्रीज इन विजिबिलिटी ऑफ द कंपनी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आप पब्लिकली लिस्टेड होते हो तो आपका नाम ज्यादा रहता है। टैक्स बेनिफिट्स ऑन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये उस केस में आएगा वो लॉस मेकिंग कंपनी अक्वायर्स अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, और बैकडोर लिस्टिंग इज चीपर एंड इजियर रूट टू बिकम अ पब्लिक कंपनी। इज दैट क्लियर? ये अमेरिका में बहुत ज्यादा होता है बैकडोर लिस्टिंग, और जो चाइनीज कंपनीज होती है वो अपने आप को अमेरिका में लिस्ट करवाने के लिए नॉर्मली बैकडोर लिस्टिंग वाला तरीका अपनाती है, यानी ऐसी कंपनी ढूंढती है अमेरिकन कंपनी जो छोटी हो पर पब्लिकली लिस्टेड हो, और उसको अपने आप में मर्ज कर लेती है और बैकडोर लिस्टिंग करवा लेती है। अदरवाइज ये चाइना वालों पर रेगुलेशंस बहुत लगाते हैं ना अमेरिका वाले, तो वो लोग वहां पे बैकडोर लिस्टिंग वाला तरीका बहुत ज्यादा लगाते हैं। ओके, क्या आपने और मैंने अभी डाइवेस्टिचर एज अ वन ऑफ द डिफेंसिव टैक्टिक्स पढ़ा था? यस। तो डाइवेस्टिचर इज वन ऑफ द डिफेंसिव टैक्टिक्स, लेकिन जरूरी नहीं कि आप डाइवेस्टिचर तभी करो जब आपको कोई एक्वायर करना है। हो सकता है कि आप खुद का एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लो दैट वी शुड डाइवेस्ट दिस पर्टिकुलर डिवीजन, राइट? तो डाइवेस्टिचर का मीनिंग क्या होता है वो आप जानते हैं, कंपनी का एक पीस निकालकर हम उसको अलग से फ्लोट कर देंगे। और इसका एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं, रिलायंस और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर, दैट इज एज गुड एज अ डाइवेस्टिचर। ठीक है दोस्तों, डाइवेस्टिचर भी कई तरह के होते हैं, 6 तरह के डाइवेस्टिचर होते हैं। ये रहे वो 6 तरह के डाइवेस्टिचर अब आपके सामने। सबसे पहला है सेल ऑफ, दूसरा है स्पिन ऑफ। बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, एमसीक्यूज में वो यहीं तो घुमाएंगे, आपको सिचुएशन डिस्क्राइब कर देंगे और बोल देंगे बताओ पहचानो कि ये सेल ऑफ है या फिर ये स्पिन ऑफ है या फिर ये स्प्लिट अप है। इक्विटी कार्व आउट, सेल ऑफ अ डिवीजन एंड डीमर्जर और डिवीजन ऑफ फैमिली मैनेज्ड बिजनेस। चलिए एक एक करके समझे हम सेल ऑफ या फिर पार्शियल सेल ऑफ का क्या मीनिंग होता है। ओके, तो सेल ऑफ का सिंपल सा मीनिंग वही है जो आप सोच रहे हो, जो उसका हिंदी अनुवाद है वही सेल ऑफ का मीनिंग है। यानी कंपनी क्या करेगी, अपना एक पर्टिकुलर एसेट या अपनी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री या अपनी एक पर्टिकुलर डिवीजन या अपना एक प्रोडक्ट लाइन निकालकर बाहर बेच देगी। एक मिनट, क्या कर देगी? वर्ड बेच देगी, सेल कर देगी। इज दैट क्लियर? और उसके बदले में उसे परचेज कंसीडरेशन मिलेगा। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। दिस इज कॉल्ड एज सेल ऑफ। ठीक है, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का सेल ऑफ किया है? क्या उन्होंने निकालकर बेच दिया है? नहीं, राइट? उन्होंने स्पिन ऑफ किया है। स्पिन ऑफ का मीनिंग क्या होता है? यू क्रिएट अ सेपरेट फर्म, यानी वही आपने अपनी कंपनी का एक पीस निकालकर बाहर रख दिया, लेकिन बेचा नहीं गैरों को, आपने अपनों को ही, यानी अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे, आपने उन्हीं को उस डीमर्ज्ड डिवीजन के शेयर्स इश्यू कर दिए। दिस इज कॉल्ड एज स्पिन ऑफ। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल ऑफ एंड स्पिन ऑफ? क्या स्पिन ऑफ से फ्रेश कैश आती है कंपनी में? नहीं आती। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बाहर निकाला और जियो के शेयर्स उन सबको दे दिए जिन सबके पास रिलायंस के शेयर्स थे 1:1 के रेशियो में। दिस इज स्पिन ऑफ। 1 रुपया कैश रिलायंस इंडस्ट्रीज को नहीं मिला, राइट? लेकिन अगर यही रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को किसी को बेच देती, मान लो एचडीएफसी बैंक को बेच देती कि ये रखो हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज डिवीजन, ये क्या हो जाता? सेल ऑफ हो जाता। इज दैट क्लियर? फिर वो भले ही कैश में बेचो चाहे शेयर्स लेकर बेचो, उनके शेयर्स ले लो, है ना? डिफरेंस समझ में आ गया? तीसरी टर्म क्या है? स्प्लिट अप, राइट? कई बार ऐसा होता है कि प्रमोटर ने बिजनेस शुरू करा, है ना, और उसके घर पे 2 लड़के हो गए 20 साल बाद जब वो दोनों बड़े हुए, उसमें से एक तो काबिल है और एक ना काबिल है, या फिर एक का इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर बिजनेस में है और दूसरे का इंटरेस्ट दूसरे पर्टिकुलर बिजनेस में। दोस्तों ऐसे केसेस में बताइए क्या करना पड़ेगा? बिजनेस को स्प्लिट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि यहां पर अब वो जो ओरिजिनल प्रमोटर थे वो चाहेंगे कि मेरी आंखों के सामने मेरे जीते जी दोनों भाई शांति प्रिय ढंग से अलग हो जाएं, क्योंकि मेरे जाने के बाद तो ये लोग झगड़ेंगे और उससे ओवरऑल वेल्थ का डिस्ट्रक्शन होगा। तो स्प्लिट अप का मीनिंग क्या होता है कि आप अपना बिजनेस लिया आपने और बिजनेस के अलग अलग सेक्शंस आपने निकालकर अलग अलग एज अ सेपरेट कंपनी आपने फ्लोट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिट अप। जैसे इंडिया में स्प्लिट अप का एग्जांपल हो सकता है हीरो होंडा। पहले हीरो होंडा एक ही कंपनी थी,
बाद में वो हीरो अलग हो गया और होंडा अलग हो गया। सर स्प्लिट अप में और सेल ऑफ में क्या डिवीजन है, स्पिन ऑफ में क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों सेल ऑफ और स्पिन ऑफ में कंपनी का सिर्फ एक डिवीजन बाहर होता है, बाकी कंपनी एज इट इज कंटिन्यू होती है, लेकिन स्प्लिट अप में पूरी कंपनी को ही स्प्लिट कर दिया जाता है कि ये पोर्शन अब आपका, इसका नाम ये पोर्शन अब आपका, इसका नाम ये, और ये पोर्शन अब आपका, इसका नाम ये। तो स्प्लिट अप में हम क्या करते हैं, इंटायर बिजनेस को स्प्लिट कर देते हैं, और सेल ऑफ और स्पिन ऑफ में सिर्फ उसका एक डिवीजन बाहर जाता है। क्या है, क्लियर है सबको? वेरी गुड। रिलायंस इंडस्ट्रीज जब 2002-2003 का मैंने नहीं किस्सा सुनाया था कि वो अलग अलग बिजनेस, धीरू भाई अंबानी जी के जाने के बाद मुकेश भाई को अलग बिजनेस मिले, तो दैट वाज अ केस ऑफ स्प्लिट अप ऑफ द बिजनेस। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, ब्रेकिंग अप द एंटायर फर्म, पेरेंट कंपनी नो लॉन्गर एग्जिस्ट। इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद क्या लिखा है, अगली टर्मिनोलॉजी क्या है, इक्विटी कार्व आउट्स। इक्विटी कार्व आउट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बाहर किया। ये क्या हुआ, अभी इसको क्या बोलेंगे टेक्निकली, अभी क्या हुआ, ये हुआ स्पिन ऑफ। ठीक है, अगर ऐसा करते वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के कुछ शेयर्स आउटसाइडर्स को और इश्यू कर दें, यानी पब्लिक में इश्यू लेकर आ जाए, यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लिस्टिंग करवाते वक्त उसका आईपीओ भी लेकर आ जाए, ताकि उससे कुछ कैश रेज हो जाए और वो किसको मिल जाए, पेरेंट कंपनी को। दिस इज कॉल्ड एज इक्विटी कार्व आउट। यानी इक्विटी कार्व आउट इज स्पिन ऑफ प्लस इश्यू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर्स, लाइक स्पिन ऑफ बट सम शेयर्स आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट, जिससे कैश रेज हो जाता है, राइट। तो इक्विटी कार्व आउट में क्या होता है, आप स्पिन ऑफ करते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स देते हो, और कुछ शेयर्स आप और बाजार में बेच देते हो, जिससे कैश रेज हो जाता है पेरेंट लेवल पर। ठीक है, फिर दोस्तों ये चार ही ब्रॉड कैटेगरीज है। इसके बाद जो नीचे है पांचवा और छठा, वो सिंपल रिपीटिशन है, मतलब उसमें नया कुछ भी नहीं। सेल ऑफ अ डिविजन, सो इट इज सेम एज पार्शियल सेल ऑफ, राइट। और फिर इसके बाद डीमर्जर और डिवीजन ऑफ फैमिली मैनेज्ड बिजनेस, है ना, यानी वो स्प्लिट अप के जैसा हो गया है, राइट। जैसे इंडिया में आपने एक हॉस्पिटल चेन सुना होगा, फोर्टिस हेल्थ केयर। फोर्टिस के हॉस्पिटल से सुना हुआ क्या, फोर्टिस के, जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स हैं, शेल्बी हॉस्पिटल्स हैं, मेदांता है, वैसे ही फोर्टिस हेल्थ केयर भी अच्छा ब्रांड नेम है, मतलब अच्छा आपने नहीं सुनना पड़ा आपको, बहुत अच्छी बात है। तो फोर्टिस हेल्थ केयर करके हॉस्पिटल की चेन है, और इसके जो प्रमोटर्स हैं वो सिंह ब्रदर्स है। और यहां पर आप यहां पर देखें जरा, फोर्टिस और सिंह ब्रदर्स, फोर्टिस सिंह ब्रदर्स, ये देखो यहां, मतलब इन दोनों भाइयों के बीच में ऐसी जमकर लड़ाई हुई ना दोस्तों, इतनी जमकर इनके बीच में लड़ाई हुई है फोर्टिस हेल्थ केयर को लेकर कि मामला जेल तक पहुंच गया और बहुत सारे फ्रॉड भी हुए, क्या क्या हो गया, राइट। तो ऐसी नौबत ना आए उसके लिए समझदारी क्या है कि आपका फैमिली ओन बिजनेस है, अब आपके एक से ज्यादा वारिस हैं, तो इट इज बेटर कि आप इन बिजनेसेस में या तो आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेकर आओ। जैसे अभी एक कंपनी में ऐसा ही हो रहा है, सिप्ला करके है ना, एकदम लेटेस्ट है सिप्ला। और सिप्ला में मैं क्या डालूं, सिप्ला एक्विजिशन करके डालता हूं, बिकॉज सिप्ला अभी बेसिकली क्या कर रही है, एक्विजिशंस बाय सिप्ला आ जाएगा, नहीं एक्विजिशंस बाय। अभी सिप्ला का एक लेटेस्ट न्यूज आई है, अपने पास रखे, सिप्ला के शेयर्स एक दिन 15% बढ़ गए। मालूम क्यों बढ़ गए, क्योंकि सिप्ला में भी उनके ना 3 वारिस हो गए हैं, और मतलब जो उनके सेकंड जनरेशन ऑफ प्रमोटर्स है ना, वो 80 साल की उम्र के हो गए। सेकंड जनरेशन ऑफ द प्रमोटर्स कितने साल के, 80 साल के। उनका कहना है अब हमारे आगे जो चलाने वाले लोग हैं, और इतनी बड़ी कंपनी है तो उनमें आपस में बनना थोड़ा सा मुश्किल है। सो व्हाट दे आर डूइंग इज कि हमारे जो फैमिली के बंदे हैं यार, अभी वो प्रमोटर के और ओनर के बेटे तो मालिक तो होंगे ही कंपनी के, लेकिन अगर मालिक ढंग से कंपनी को नहीं चलाएगा तो सारे शेयर होल्डर्स का वैल्यू का लॉस होगा। तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो सिप्ला के मैनेजमेंट को अप्रोच करते हैं कि क्यों ना आप अपनी कंपनी का मैनेजमेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हवाले कर दें, क्यों ना आप किसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को
लेकर आ जाए, वो आपकी कंपनी में पैसा डालें, आप उसे शेयर्स इश्यू करें, आपके प्रमोटर्स के बच्चों के पास भी पैसे रहेंगे, कंपनी तरक्की करेगी, उनकी भी वेल्थ बढ़ेगी, और अगर यही प्रमोटर्स के बच्चे अगर लड़ाई कर गए तो कंपनी का वेल्थ का लॉस हो जाएगा, राइट। तो अगर आपके फैमिली बिजनेसेस हैं और आप उन फैमिली बिजनेस का डिवीजन कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, डाइवेस्टिचर। इज दैट क्लियर? सो डीमर्जर और डिवीजन ऑफ फैमिली मैनेज बिजनेस टू रिजॉल्व फैमिली इश्यूज और टू ब्रिंग इन प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? ओके, एक आखिरी छोटा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और है एंड दैट इज क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मुझे नहीं लगता मुझे समझाना पड़ेगा कि क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस क्या होता है। आप जानते हो दोस्तों, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस यानी कि इंडियन कंपनीज एक्वायरिंग एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज एक्वायरिंग ए जापानीज कंपनी, जापानीज इज एक्वायरिंग ए चाइनीज कंपनी एंड सो ऑन। व्हाट आर द रैशनल फॉर क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस? ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमीज। तो इंटीग्रेशन होने की वजह से आपको ऑस्ट्रेलिया में आपका सप्लायर है तो वहां पर भी आपको कंपनी चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड टू ग्रैब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड टैक्स इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द फॉरेन कंपनीज। इज दैट क्लियर? क्या आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की थ्योरी आ गई समझ में? मेनली जो थ्योरी में हमने पढ़ा है वो एक तो वो टेक ओवर की 4 स्ट्रेटेजीज, क्या क्या थी एक बार नाम बोलो? स्ट्रीट स्वीप, बेयर हग, स्ट्रेटेजिक अलायंस और ब्रांड पावर, ब्रांड पावर। और फिर उसके बाद हमने डिफेंसिव टैक्टिक्स पढ़ी उसी हॉस्टाइल टेक ओवर को बचाने के लिए, राइट। ये हमने मेनली दोस्तों यहां पर थ्योरी के अंदर पढ़ा। अब फटाफट हम यहां पर कुछ एमसीक्यूज है जो कि यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, सीधे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन एमसीक्यूज का मुझे जवाब दे देना, पढ़ते जाइए जवाब देते जाइए। ए बी सी डी, कौन सा आ रहा है? सी, ए, सी, है ना? 15 आ रहा है ना? तो करेक्ट आंसर कौन सा दोस्तों यहां पर? द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, बी ही करेक्ट आंसर है। पूछा क्या है उस पर ध्यान दीजिए। क्या पूछा है? गेन फ्रॉम मर्जर, है ना? क्या मैंने आपको यहां पर कॉन्सेप्ट कॉपी में ऑल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजीज किसी जमाने में लिखवाई थी? हाँ जी, ऑल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजीज में जरा ढूंढ के बताइए गेन फ्रॉम मर्जर कहां लिखा हुआ है। हाँ जी, आ जाइए आप इधर। तो गेन फ्रॉम मर्जर इज सिंपली सिनर्जी एंड 20 इज द करेक्ट आंसर। द ब्यूटी ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए सेकंड वाला। सेकंड यानी ये बी वाला, है ना? ओके, द करेक्ट आंसर इज सी, द ब्यूटी ऑफ एमसीक्यूज। दोस्तों यहां अच्छा एक और चीज, अभी ये जो हम एमसीक्यूज कर रही हैं मैंने ही डिजाइन कर रखे। एज ऑफ नाउ आईसीआई ने उनकी तरफ से कोई एमसीक्यूज प्रोवाइड नहीं करे, है ना? अपनी वेबसाइट के ना लॉगिन सेक्शन में, अल्फा एकेडमी इंडिया की जो वेबसाइट है उसके लॉगिन सेक्शन में हम एमसीक्यूज का वो काम चल रहा है अभी वेबसाइट पर, उसमें एमसीक्यूज का टैब आ जाएगा और वहां पर आप बहुत सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाओगे। आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाकर आपको दे दिए जाएंगे, वो जब आ जाएगा वेबसाइट में अपडेट, और जब आईसीआई भी अपनी तरफ से एमसीक्यूज डाल देगा और हम भी हमारी तरफ से उसमें एमसीक्यूज डाल देंगे, है ना? ओके, तो अभी के लिए तो अपन ये क्लासरूम में कर रहे हैं, बट एडिशनल एमसीक्यूज की आपकी प्रैक्टिस वहां पर होंगी, है ना? और मेनली एमसीक्यूज नॉलेज टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी इसमें कोई खास लर्निंग नहीं बची। देखना अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ जाओगे कि सी क्यों करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग रीजंस आर गुड मोटिव्स फॉर मर्जर्स एक्सेप्ट, यानी हमें इसमें से पता करना है कि विच वन इज नॉट अ गुड मोटिव फॉर मर्जर। मतलब ये तो कोई कारण नहीं हुआ कि इसलिए मर्जर कर लिया, वही ढूंढना है ना। हाँ, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज वन ऑफ द गुड मोटिव्स, यस और नो? यस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज अ गुड मोटिव फॉर मर्जर।
कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज इज ऑल्सो गुड। कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज का मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते एक एग्जांपल दिया था, कोटक बैंक ने आईएनजी वेस्ट बैंक को अक्वायर किया था और वो था कॉम्प्लीमेंट्री, कि हमारी नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंस है, उसका बेनिफिट आपकी साउथ वाली ब्रांचेस को मिलेगा, और आपका साउथ में प्रेजेंस है, उसका बेनिफिट हमारी नॉर्थ वाली ब्रांचेस को मिलेगा। सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यार हमारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास पैसा है, दैट्स अगेन अ गुड मोटिव फॉर मर्जर। जैसे इन्फोसिस एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी को अक्वायर करता है, तो छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी के पास प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा नहीं है, सो कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज है ना, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका प्रोडक्ट है, सो इट इज अ गुड मोटिव फॉर मर्जर, है ना। ओके। एलिमिनेटिंग इनएफिशिएंसीज, अगर आपकी वर्किंग में कुछ इनएफिशिएंसीज आ रही है और वो अगर मर्जर की वजह से एलिमिनेट होती है, यानी यहां पर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज अगर इंप्रूव होती हैं, तो फिर दैट्स अ गुड मोटिव फॉर मर्जर। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, just for the sake of diversification, if you are doing merger, it is not considered as a good motive। यानी मुझे डाइवर्सिफिकेशन करना है इसलिए मैं मर्जर कर रहा हूं, इट इज नेवर अ गुड मोटिव। उसके पीछे लॉजिक समझेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। आपको अभी ना ये गलत फहमी है कि कंपनी जितनी डाइवर्सिफाइड हो उतना अच्छा। अभी आप क्या मानते हो कि कंपनी जितनी डाइवर्सिफाइड हो उतना ज्यादा अच्छा, लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, म्यूचुअल फंड और एफआईआईज, ये डाइवर्सिफाइड कंपनी को ज्यादा भाव नहीं देते हैं। ये बोलते हैं कि आप सिंगल सेगमेंट में ऑपरेट करो, हमें वही चाहिए, हमें डाइवर्सिफाइड कंपनी चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? वो कहते हैं कि वी आर शेयर होल्डर, वी आर इन्वेस्टर्स, और अगर डाइवर्सिफिकेशन करना होगा तो हम कर लेंगे ना। अरे हम कर लेंगे ना, मतलब हम आपकी कंपनी में भी पैसा लगाएंगे और 10 दूसरी कंपनी में भी पैसा लगाएंगे, तो डाइवर्सिफिकेशन हम कर लेंगे। आप क्यों कर रहे हो डाइवर्सिफिकेशन? और आप जो डाइवर्सिफिकेशन करोगे वो हमारे ऊपर फिर जबरदस्ती का डाइवर्सिफिकेशन होगा। मतलब आप जिस सेगमेंट में जाओगे उसमें फिर हमें भी तो जा ही रहे हैं हम आपके साथ, और हमारी उस सेगमेंट में जाने की इच्छा है तो हम उस सेगमेंट की कंपनी के हम खरीद लेंगे शेयर। समझ रहे हो? तो डाइवर्सिफिकेशन इज नेवर अ गुड मोटिव। और अगर डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से अगर आप मर्जर कर रहे हो तो आपके शेयर के प्राइसेस क्रैश होते हैं, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टर जिनको उस सेक्टर में कदम ही नहीं रखना है वो फिर उसको नेगेटिवली लेंगे और वो शेयर से बाहर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट कंसीडर्ड एज अ गुड मोटिव फॉर मर्जर, ठीक है। और जितने इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहते हैं आप डाइवर्सिफिकेशन करो ही मत, करना होगा तो हम खुद, हमारे पास तो पैसे हैं, हमें डाइवर्सिफिकेशन करना होगा तो आधे ही पैसे आपकी कंपनी में लगाएंगे, आधे दूसरे में, ये हमारा तो हो गया डाइवर्सिफिकेशन। इज दैट क्लियर? मन में कोई शक, कोई सवाल? चलो यार, ये ज्यादा नहीं है दोस्तों एमसीक्यूज, सिर्फ यहां पर सिर्फ मैंने 6 एमसीक्यूज दे रखे हैं, उसमें अभी आपके 2 तो गलत हो गए। चलो तीसरा, ये मैं सिलेक्टेड ही लाया हूं, मेरे पास लिस्ट तो बहुत लंबी थी लेकिन मैं क्लास के अंदर सिलेक्टेड ही करवाऊंगा, बाकी तो आपको वेबसाइट पर प्रैक्टिस करनी और वो ट्रू फॉल्स वाला गेम खेलना है। कौन सा? ABCD? हाँ जी, तो यहां पर बोले द फॉलोइंग आर डूबियस रीजंस फॉर मर्जर, मतलब ये तो कोई रीजन ही नहीं हुआ बिना सर पैर का। तो दोस्तों डूबियस रीजन में अभी आपको एक बात समझ में आ गई, ये जो पहला वाला रीजन है ये तो पक्का डूबियस रीजन है, इट इज नॉट अ गुड रीजन, राइट? इट्स दैट्स अ बैड रीजन फॉर मर्जर, दैट आई वांट टू डाइवर्सिफाई। अब इसके बाद हाँ, मतलब ये तो पक्का आएगा, मतलब एक बात तय हो गई कि जो आंसर आएगा ना वो या तो ए है या फिर डी है। अब आप देख लो, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो इंक्रीजिंग द ईपीएस है ना, ये भी डूबियस रीजन है, बिकॉज उसकी सोच ही छोटी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका आप एग्जाम्पल लीजिए, ये है फर्म ए और ये है फर्म बी, है ना, बहुत क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस इसका 100 करोड़ से, इसका 50 करोड़ से, राइट? और ए और बी जब कंबाइन हो जाएंगे तो सपोज करें कि ए और बी का कंबाइंड अर्निंग हो जाएगा 160 करोड़, ठीक है ना? ओके, मैं यहां पर डिवाइड करता हूं नंबर ऑफ शेयर्स, यहां पर 10 करोड़ शेयर है, यहां पर 5 करोड़ शेयर्स है, ठीक है। मान लीजिए कि यहां पर 15 करोड़ शेयर्स होंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से अभी जो इसका ईपीएस 10 रुपीज था, इसका भी ईपीएस 10 था, वो अब 10 आएगा या मोर देन 10? मोर देन 10, ठीक है ना? और ये बोलकर कंपनी बोल रही कि देखो बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज इन ईपीएस सो वी शुड गो फॉर मर्जर।
अब देखना क्या है नीचे असली कहानी, यहां पर आता है पीई रेशियो। सपोज करेंगे यहां पर इसका पीई रेशियो अभी 15 टाइम्स है और इसका भी पीई रेशियो 15 टाइम्स है। मान लीजिए कि मर्जर के बाद इन फर्म्स का पीई रेशियो हो जाता है 12 टाइम्स। अभी रीजन बता दूंगा क्यों हो सकता है। 12 टाइम्स हो गया तो इनकी जो मार्केट वैल्यूज थी वो अब उतनी रहेगी जितनी पहले थी मार्केट वैल्यूज, या कम हो जाएंगी? कम हो जाएंगी मार्केट वैल्यूज। पहले मार्केट वैल्यू थी 100 इंटू 15, 1500 करोड़ मार्केट वैल्यू, पी रेशियो इंटू ये थी। यहां पर इसकी मार्केट वैल्यू कितनी? 750 करोड़। तो देखा जाए तो दोनों की मिलाकर यूं ही मार्केट वैल्यू कितनी आ रही थी? 2250 करोड़। लेकिन अब कंबाइंड फर्म में 160 इंटू 12 करना जरा कितना आता है, यानी 1920। ओहो, तो वेल्थ यहां पर एक्रीशन हुआ या वेल्थ का डिस्ट्रक्शन हो गया यार? देयर इज अ वेल्थ डिस्ट्रक्शन, राइट? ऑल्दो देयर इज अ इंक्रीज इन ईपीएस बट ड्यू टू मर्जर देयर इज अ फॉल इन पीई रेशियो। मर्जर के बाद फॉल इन पीई रेशियो होने के चांसेस बनते हैं। क्यों बन सकते हैं मर्जर के बाद फॉल इन पीई रेशियो होने के चांसेस? क्योंकि हो सकता है कि अब कंबाइंड कंपनी का साइज इतना बड़ा हो गया हो कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कम हो गई, और ग्रोथ जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हेटेरोजेनस होता जाता है ना, तो ग्रोथ लाना बहुत मुश्किल होता जाता है। यार एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करना आसान है, उसमें चेंजेस फटाफट ला सकते हैं, डायनामिक होती है। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लेस डायनामिक होती है, हो सकता है उसमें चेंजेस लाना बहुत मुश्किल, और हो सकता है अब रेगुलेशंस, रेगुलेटरी हर्डल्स उसको ज्यादा क्रॉस करनी पड़ जाए, तो जिसकी वजह से हो सकता है उसका पीई रेशियो अब लोग बोले नहीं यार अब इस कंपनी में उतनी ग्रोथ तो कुछ है ही नहीं, और रेगुलेटरी फॉर्मेलिटीज बहुत सारी, तो रिस्क अब इनके ऊपर बहुत ज्यादा हो गई है। क्योंकि क्या रहता है रेगुलेटरी में वही वही चीजें रेडार में आती है जो थोड़ी बड़े लेवल की, छोटी चीजों को रेगुलेटर्स भी छोड़ देते हैं। रेगुलेटर सरकार, या छोटे मोटे स्केल पर अगर आप टैक्स चोरी करते हैं ना कोई नहीं आता, लेकिन आप बड़े स्केल पे करने गए तो है ना वो आ जाते हैं। तो वैसे ही जब आपकी कंपनी का साइज बड़ा हुआ तो आपके ऊपर रेगुलेशन ज्यादा लगेंगी, आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हो सकता है कम हो जाए, जिसकी वजह से हो सकता है पीई रेशियो कम हो जाए। मैं बोल रहा हूं एक चांस है। तो क्या ईपीएस का बढ़ना फाइनली मोटिव है या मार्केट वैल्यूज का बढ़ना फाइनल मोटिव होना चाहिए? मार्केट वैल्यूज। तो यहां तो ईपीएस लिखा है ना, दैट्स अ डूबियस रीजन। अगर यहां वो इंक्रीज इन मार्केट प्राइस लिखते तो दैट्स अ गुड मोटिव। ठीक है, ओके। तो सेकंड भी यहां पर डूबियस में आ गया, यानी करेक्ट आंसर कौन सा है? डी। और ये जो लोअर फाइनेंसिंग कॉस्ट है, ये भी जरूरी नहीं है कि आपका मर्जर लोअर फाइनेंसिंग कॉस्ट में ट्रांसलेट हो, क्योंकि अगर रिस्क आपके ऊपर बढ़ जाएंगे तो आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे। बस एक है यहां पर, वन ऑफ द गुड रीजन इज इंडस्ट्री कंसोलिडेशन। जैसे पीवीआर और आइनॉक्स का मर्जर क्या है? इंडस्ट्री कंसोलिडेशन। सो दैट्स अ गुड रीजन, क्योंकि उससे आपकी मोनोपोली पावर, ये सारी चीजें इंक्रीज होती हैं। ठीक है, तो 6 में से 3 तो हो गए गलत। ये वाला बता दो दोस्तों, फोर्थ। मतलब ए बी सी डी, ए है या सी है? ए आ रहा है। तो यहां पर हमसे क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ द मर्जर। और आपको याद होना चाहिए कॉस्ट ऑफ द मर्जर मींस गेन टू टारगेट, और गेन टू टारगेट क्या है कि हमने उन्हें 75 दिए और उनकी पहले वैल्यू क्या थी? 70। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ मर्जर इज 5, है ना। और जो 20 है वो क्या है? गेन फ्रॉम मर्जर, सिनर्जी। और 15 क्या है? गेन टू एक्वायरर। ठीक है, क्योंकि 20 के टोटल गेन में से 5 टारगेट को गया तो 15 हमारा, राइट। यानी एनपीवी फ्रॉम एक्विजिशन पूछ ले तो 15 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। हाँ जी, ये डेटा आपको यूज करते हुए 5th और 6th का आंसर देना है। इसमें थोड़ा कैलकुलेटर लगेगा आपको। फटाफट दोस्तों ये दो तो कम से कम सॉल्व सही कर लो तो 50% आ जाएंगे। आपको शायद लिखकर करना पड़ेगा ये, या कैलकुलेटर पे कर सको तो देखो, या आप मुझे करवा रहे हो इसको। तो हमें पता क्या करना है? पी रेशियो पता करना है मर्जर के बाद, और इनका कहना है इफ इन्वेस्टर्स आर अवेयर दैट देयर आर नो इकोनॉमिक गेन्स फ्रॉम द मर्जर।
तो दो चीजें देखो, हमें पी रेशो पता करना है ना, तो हमें दो चीजें निकालनी पड़ेगी, एक तो पोस्ट मर्जर ईपीएस और पोस्ट मर्जर शेयर का प्राइस, या फिर हम पोस्ट मर्जर अर्निंग पता कर सकते हैं और पोस्ट मर्जर मार्केट कैप पता कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा कैलकुलेटर चलाओ ना जरा, इसमें बताओ ना कैसे होगा यार ये। तो इन्होंने बोला है कि मर्जर की वजह से कोई इकोनॉमिक गेन्स नहीं है ना। और आप ये यहां पर नो इकोनॉमिक गेन को आप क्या इंटरप्रीट करोगे, नो सिनर्जी इंटरप्रीट करोगे, लेकिन खास सवाल ये कि नो सिनर्जी इन अर्निंग्स इंटरप्रीट करोगे या नो सिनर्जी इन मार्केट वैल्यू इंटरप्रीट करोगे। तो नो सिनर्जी इन अर्निंग्स मानेंगे, यानी कि फिर पीई रेशो वही जो एक्वायरर का है वही रह जाएगा। हाँ, तो फिर आप इतना कैलकुलेटर ही क्यों चला रहे हो, बस एक्वायरर का पी रेशो नजरों से ही निकाल लो, 100/10 10 और सी बोल दो। अगर यहां पर इसका ये मीनिंग है दैट नो इकोनॉमिक गेन्स फ्रॉम मर्जर मींस नो सिनर्जी इन अर्निंग्स, अगर ये इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो तो फिर सिनर्जी इन मार्केट वैल्यू आ सकती है, ऐसा आप मान रहे हो, और वो मान रहे हो तो सिनर्जी इन मार्केट वैल्यू आएगी कहां से, पी रेशो सेम एज्यूम करके, है ना। तो पी रेशो सेम एज्यूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी रेशो निकालना पड़ेगा एक्वायरर का अभी कितना है 10 टाइम्स, और वही बोल देना पड़ेगा। और या फिर इस क्वेश्चन को करने का एक और दूसरा तरीका यह है कि हम इसे इंटरप्रेट करें दैट देयर इज नो सिनर्जी इन मार्केट वैल्यू, तो फिर उस केस में पी रेशियो डिराइव करना पड़ेगा। नो सिनर्जी इन मार्केट वैल्यू मानेंगे तो फिर हमें पी रेशियो डिराइव करना पड़ेगा। तो अब सवाल तो यही है कि हम इसे ऐसी एक सिचुएशन आई थी ना जहां पर हमने इंटरप्रेट करा था कि इसको क्या मानेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन में था यार ऐसा, ये था ना वो क्वेश्चन, अरे था एक क्वेश्चन यार, मैंने आपको बताया था। हाँ यार, इसमें मुझे भी याद आ रहा है कुछ, ये था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने देखा था ना, इफ देयर आर नो सिनर्जेटिक इफेक्ट्स एंड ड्यू टू सिनर्जेटिक इफेक्ट, यहां हमने नो सिनर्जेटिक इफेक्ट को क्या इंटरप्रेट करा था, नो सिनर्जेटिक इफेक्ट्स एंड अर्निंग्स। क्यों माना था, क्योंकि नीचे उन्होंने सिनर्जी इन अर्निंग्स बोल दिया था। ऊपर क्या इंटरप्रेट करेंगे इसे, सिनर्जी इन मार्केट वैल्यू, दैट देयर इज नो सिनर्जी इन मार्केट वैल्यू, है ना। दूसरी एक और चीज, जब वो बोलते थे देयर आर नो इकोनॉमिक गेन्स, इकोनॉमिक गेन्स का मतलब होता है मार्केट वैल्यू टर्म्स में कोई गेन नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब जरा बताओ यार, अब कैसे करेंगे, अब आप पी रेशो सेम वाला असम्पशन लोगे क्या, नहीं लोगे, राइट। तो उस केस में आप क्या करोगे, इसका मार्केट कैप निकाल लोगे और उसका मार्केट कैप, और दोनों को प्लेन समेशन कर देंगे, ठीक है। मार्केट कैप निकलवाइए मुझे, और यहां कितना 50,000, तो कंबाइंड कंपनी का मार्केट कैप कितना हो गया 2.5 लाख। अब और क्या जोड़ देंगे, ये है कंबाइंड मार्केट कैप, मार्केट कैप को किससे डिवाइड कर देंगे तो पी रेशो आ जाएगा। अब हाँ ठीक है, ऐसा कर लो, चलो मार्केट कैप को या तो 2500 शेयर से डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगी मार्केट प्राइस, और फिर क्या निकाल लेंगे पोस्ट मर्जर ईपीएस, तो उससे निकल जाएगा पोस्ट मर्जर पी। ऐसा कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको 2500 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 100 आ गई पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस। अब पोस्ट मर्जर ईपीएस के लिए इनको जोड़ देंगे ना, 2000 इंटू 10 20,000 और 1000 इंटू 10 यानी 30,000 डिवाइडेड बाय 2500 कितना होता है दोस्तों, ये होता है 12.12 आ रहा है ना। तो अब 100 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा है 8.3 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर बी वाला पॉइंट इसका करेक्ट है। इज दैट क्लियर, ओके। कुछ बच्चे शायद डायरेक्टली सोच रहे होंगे कि हमने 2.5 लाख का मार्केट कैप तो निकाल ही लिया और पोस्ट मर्जर अर्निंग्स कितनी है, तो सीधे ही डिवाइड कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा ना। मार्केट कैप डिवाइडेड बाय ईएटी इज इक्वल टू पी रेशो,
याद करो वो देन। इज दैट क्लियर? क्या है, क्लियर है सबको? 8.3 मतलब एमसीक्यू ऐसा नहीं कि वो लॉलीपॉप आएगी और बिल्कुल 30 में से 30, वो अपने ढंग से आपको घुमाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके, ये वाला बताएंगे दोस्तों, 6th वाला, ये वाला आप सही कर दे और अपनी इज्जत बचा ले अब। कॉस्ट ऑफ द मर्जर पूछा है यार, कॉस्ट ऑफ द मर्जर यानी गेन टू टारगेट निकालना है, ठीक है? तो ये तो मैं लिख लेता हूं, भूल जाऊंगा नहीं तो। दिस इज गेन टू टारगेट। अच्छा, गेन टू टारगेट अर्निंग्स की टर्म्स में निकालना रहेगा या मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू लेवल पर बातें चल रही हैं, तो इसकी मार्केट वैल्यू है 2 लाख, इसकी मार्केट वैल्यू 50,000, उसमें प्लस कितना कर देंगे? 20,000, यानी कंबाइंड मार्केट कैप कितना हो जाएगा? और वो डिवाइड कितने शेयर से होगा? नया शेयर का प्राइस कितना? 108 रुपए। ये हो गई पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस। टारगेट के केस में पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस लगती है एडजस्टेड। एडजस्टेड के लिए स्वैप रेशियो कितना हो जाएगा? 0.5, क्योंकि 1000 के बदले में 500 शेयर इश्यू करें, तो इसको इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आता है? 54 आती है एडजस्टेड मार्केट प्राइस, माइनस प्री मर्जर मार्केट प्राइस कितनी, यानी गेन या लॉस पर शेयर कितना? 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000 शेयर, यानी करेक्ट आंसर इज 4000, यानी कि डी। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहां पर हमने मर्जर्स एक्विजिशंस रीस्ट्रक्चरिंग चैप्टर विद थ्योरी विद एमसीक्यूज कंप्लीट करा। एडिशनल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको थोड़े दिनों में वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी, वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहां पर आप और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते चलना। एमसीक्यूज आपको वेबसाइट पर ही अवेलेबल होंगे, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो बार बार ना अपडेट होते जाएंगे, नए नए एमसीक्यूज आते चले जाएंगे, तो आप उसको वहीं पर ही प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? ओके दोस्तों, ये हमारा मर्जर्स एक्विजिशन चैप्टर कंप्लीट होता है।